नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ में अभिषेक सतवर्तम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरे सहयोगी सृष्टि शर्मा। बाजार की कहानी पिछले 3 दिनों से एक है। अगर आप इंडेक्स को देखें तो एक रेंज में ही आपको दिखेगा। हालांकि आखिरी के घंटों में ऊपरी स्तरों से हम लगातार बिकवाली देख रहे हैं और अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बहुत कुछ हल्के हल्के चेंजेस आपको दिखेंगे पिछले 3 सत्र में, यानी कि शुक्रवार को, सोमवार को और मंगलवार को। आज हम गिफ्ट निफ्टी संकेत ठीक ठाक देख रहे हैं। यूएस फेड पर भी नजरें हैं। बाजार थोड़े से कॉशियस हैं। बड़ा ही क्रूशियल डे होगा आज। तो आज आपको कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनानी है? क्या 24,800 वो लेवल पुख्ता हो गया है जहां तक बाजार अगर फिसल के आए तो आपको पैसे डिप्लॉय करने हैं या फिर ट्रेडिंग की पोजीशन लेनी है? ये हम समझेंगे और एक्सपर्ट्स ये भी जानेंगे कि आज के लिए आपको शेयरों में कहां पर ट्रेड के बढ़िया मौके मिलेंगे। तो बहुत अच्छा खासा एक्शन आज रहने वाला है। अगले 2.5 घंटे तक हमारे साथ होंगे डिम्पी और सृष्टि। हम तीनों मिलकर आपकी पूरी पक्की वाली प्लानिंग हम कराएंगे और एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल जुड़ेगा हमारे साथ, जो आपको हर शेयर को लेकर, खबर को लेकर, हर रिपोर्ट को लेकर गाइड करेगा। और साथ ही ब्रेकआउट वाले शेयरों का तड़का भी होगा इस शो में। लेकिन चलिए शुरू कर लेते हैं 4 सबसे बड़े ट्रिगर्स के साथ। तो आपके सामने ये 4 तस्वीरें। डाउ जोन्स 203 अंक चढ़ा है और हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में तेजी होती हुई दिखी है। थोड़े से कॉशियस हमने कल के बाजार में देखे थे। हालांकि डाउ की चाल थोड़ी सी अलग है, नेस्डेक की चाल अलग है। नेस्डेक 1.25% फिसला है। टेक हैवी वो इंडेक्स है, इसके चलते आप ये ध्यान रखिएगा। S&P 500 में आधे % के आसपास की कमजोरी रही है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी हल्की सी बढ़त पर शुरुआत होने के संकेत दे रहा है। 24,940 के पास है। आज जो नतीजे आएंगे उसमें 4 नतीजे प्रमुख होंगे जो कि निफ्टी के होंगे। वो है मारुति के, M&M के, टाटा स्टील के और कोल इंडिया के नंबर्स पर आज नजर रहेगी। टाटा स्टील का कामकाजी मुनाफा थोड़ा थोड़ा घटने का अनुमान है और मारुति और M&M के वॉल्यूम और मार्जिन पर आज हम नजर रखेंगे। इसके अगर वायदा बाजार की बात करें तो गेल पर नजर होगी, डिक्सन टेक पर नजर होगी। अच्छा, डिक्सन इसके नतीजे आए हैं, इन पर नजर रहेगी। नवीन फ्लोरिन के नतीजे कमजोर आए हैं, ये भी आज फोकस में रहेगा। लेकिन आज एक बड़ी चीज जिस पर आपको हम गाइड भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, इसके मायने क्या है, तो ये कि एफएनओ पर मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाने का प्रस्ताव सेबी ने दिया है और लगातार ऐसे कुछ कदम या फिर ऐसे स्टेटमेंट सरकार की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से हो रहे हैं जो कहें कि रिटेल निवेशकों को, यानी कि जो छोटे निवेशक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, खासतौर से वायदा में जहां पर जोखिम थोड़ा सा ज्यादा होता है, उनसे बचाने के लिए कोशिश सरकार कर रही है और रेगुलेटर की तरफ से भी प्रयास होते हुए हम देख रहे हैं। तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स आज के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये सभी ट्रिगर्स पर रहेगी नज़र। पर कई सारी और भी खबरें हैं जिन पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि सेबी के कंसल्टेशन पेपर में क्या कुछ अहम निकल कर आया, ये भी आपको बताएंगे। पर उससे पहले आइए समझ लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। अब हमारे साथ डिम्पी भी जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ समय में निफ्टी और बैंक निफ्टी की रणनीति भी समझेंगे। पर अभिषेक, उससे पहले आपके पास आना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग। कल देर रात जो है क्या कुछ एक्शन देखने को मिला यूएस बाजारों में, वो बताइए। साथ ही कमोडिटीज़ में भी अब एक्शन भरपूर आ रहा है, उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि अब जो पूरी नज़रें हैं वो तो यूएस फेड की बैठक पर है। डेफिनेटली सृष्टि, नजरें पूरी की पूरी यूएस फेड पर हैं और यूएस फेड की तरफ से हम ये भी देखेंगे। हालांकि दरों में किसी बदलाव की, किसी कटौती की उम्मीद इस पॉलिसी बैठक में नहीं है। अगर कोई सरप्राइज आ जाए तो देखना होगा क्या होता है। लेकिन जो कमेंट्री होगी ग्रोथ को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, दरों को लेकर, ये बड़ी क्रूशियल रहने वाली है और आज पूरा का पूरा ये संकेत मिल जाएगा कि आखिर यूएस फेड करने क्या वाला है और यहाँ से क्या कुछ चेंजेस हम आगे देखने वाले हैं। हालांकि पहले जेरोम पॉवेल ने कहा था, आपको याद होगा कि नहीं, हम इन्फ्लेशन के 2% तक आने का वेट नहीं करेंगे, आंकड़ों पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो देखते हैं क्या आज होता है, क्या कमेंट्री अब यहां से निकल के आती है। लेकिन कल हमने आईटी स्टॉक्स पर फिर से प्रेशर देखा, उसके चलते नेस्डेक में हमने 1.25% के आसपास की एक तेज गिरावट देखी। उसके पीछे वजह यह रही कि इनवीडिया में 7% की गिरावट रही, माइक्रोसॉफ्ट का शेयर गिरा है, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, ये तमाम शेयर कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिखे हैं। डाउ में 200 अंकों की तेजी बस रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो टेक शेयरों से निकल के थोड़ा सा रुझान बढ़ रहा है। जो स्मॉल कैप के जो शेयर हैं वहां पर हाल फिलहाल थोड़ी सी हमने पिटाई देखी थी। रसेल 2000 इंडेक्स जो है वहां पर कमजोरी आई थी, थोड़ा सा चर्निंग वहां पर अमेरिकी बाजारों में हो रही है। लेकिन आज निश्चित तौर पर
फेड पर ही नजर है, एक बड़ा ट्रिगर वही है और एक और आंकड़ा आएगा, वो आएगा रोजगार का। देखते हैं कि वो कैसे निकल के आते हैं। वो भी फेड के लिए एक ट्रिगर का काम करेगा कि अगर रोजगार के आंकड़े अगर बहुत मजबूत रहते हैं तो थोड़ा सा फेड को सोचना पड़ेगा। अगर वहां से थोड़ी कमजोरी आती है तो फिर दरें घटाने के बारे में विचार नहीं करना पड़ेगा यूएस फेड को। अगर हम कमोडिटीज की बात करें तो क्रूड आप देखिए, अक्टूबर जो वायदा है वो $78 के आसपास कारोबार कर रहा है, यानी कि हम 85 के आसपास के भाव हम 4-5 हफ्ते पहले देख रहे थे और अब ये भाव है 78 के आसपास। ऑलरेडी 7 हफ्ते के निचले स्तर पर कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। दरअसल चीन में जो जीडीपी के जो आंकड़े आए, जो डिमांड घटने की जो आशंका है, उसके चलते कच्चे तेल पर हम प्रेशर देख रहे हैं। बाकी आंकड़ों में बदलाव नहीं है। 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है 4.1% पर है। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें 104 के आसपास है। लेकिन यह है कि बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी और चीन के आंकड़ों पर कुछ आर्थिक आंकड़े आएंगे, उस पर नजर रहेगी ग्लोबल बाजारों में। लेकिन आज अगर हम शुरुआत की बात कर लें तो आप देखिए गिफ्ट निफ्टी हल्की सी बढ़त के संकेत दे रहा है। जापान का बाजार कमजोर है, हांगकांग और कोरिया के बाजार मजबूती है। तो एक तरह से मिक्स ट्रेंड है, बहुत कुछ रीड करने को लेकर नहीं है। यूएस मिक्स्ड है, एशिया मिक्स्ड है और थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच है भारतीय बाजारों पर भी। शायद उसका तो हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देखेंगे कि यूएस फेड से पहले किस तरह से यहाँ पर ट्रेड होता है। लेकिन चलिए समझ लेते हैं कि एफआईज के डीआईआईज के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं और आज आपको निफ्टी में और बैंक निफ्टी में क्या करना है। 2 सत्र से हम देख रहे हैं कि लास्ट आवर का ट्रेड बिल्कुल अलग होता है। जो भी तेजी होती है हम उसको गंवा देते हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार एफआईज को डीआईआईज के आंकड़े देख लेते हैं। कैश मार्केट में कल लगातार दूसरे दिन एफआईज की भारी हम बिकवाली कहेंगे। 5,599 करोड़ रुपए का आंकड़ा है एफआईज की तरफ से। डीआईआईज की बात करें, पूरा का पूरा ऑफसेट हो रहा है। जितनी एफआईज ने बेचा वो पूरा का पूरा डीआईआईज ने खरीदा है। 5,565 करोड़ रुपए की बाइंग आई है। डिम्पी, जो एफआईज बेच रहे हैं वो डीआईआईज खड़े हैं सामने और ये लिक्विडिटी वाला जो फोर्स है ना, वो भी काम कर रहा है बाजार के लिए। आप बताइए कि एफआईज की होल्डिंग क्या संकेत दे रही है। बिल्कुल, मैं एफआईज की होल्डिंग पे भी आऊँगा और साथ ही आज जो कंसल्टेशन पेपर फ्लोट हुआ है एक्चुअली सेबी की तरफ से, उस पर भी ज़रूर बात करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। आप ये समझ लीजिए 90% बाजार तो F&O पे ही काम कर रहा है और उस 90% मार्केट के अंदर अगर कोई कंसल्टेशन पेपर आता है उसकी अपनी अहमियत हो जाती है। मैं इस क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, उसके बाद उस कंसल्टेशन पेपर पे आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में मोटा मोटी समझेंगे। पहले एफआईज के नंबर बताता हूँ। देखिए, एफआईज की होल्डिंग के अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ लॉन्ग होल्डिंग्स के अंदर। हाँ, ये ऊपर नीचे का जो नंबर है, जैसे कि कैश मार्केट में देखा एफआईज ने बिकवाली की तो डीआईआईज ने उतने ही क्वांटम से खरीदारी की। तो ये चेक एंड बैलेंस है। ये चेक एंड बैलेंस आपको लेवल्स में भी तो दिख रहा है। ये बात तय है कि हम 25,000 पे जा रहे हैं, लेकिन ये बात भी तो उतनी ही तय है कि 25,000 का रेजिस्टेंस है। आप 2 बार उसको टेस्ट करके आते हो, लेकिन दोनों बार वहीं से फिसलते हो और बहुत तेज़ी से फिसलते हो। और ये बात भी उतनी तय है कि बाजार जब भी गिरावट आती है तो उस पुल बैक की तरह फिर से ऊपर आ जाता है और स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है। और ये बात मैंने आपको पहले 24,000 के लेवल पे भी बताई थी कि 24,000 के नीचे जाने पर ही बाजार वीक होगा, वो गया नहीं। स्प्रिंग की तरह ऊपर आपको 25,000 तक लेके आ गया। अब ये 400 पॉइंट का चेंज आ चुका है, थोड़ा और ऊपर आ गए। इसमें क्या एफआईज का रोल है? मैं बोलूँगा बहुत हद तक नहीं। क्या इसमें बजट का रोल है? मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं। बजट तो बिल्कुल कॉर्नर था मार्केट के हिसाब से। मार्केट को तो उसमें कुछ मिला नहीं, उल्टा देना पड़ गया एलटीसीजी 2.5%। दूसरा, तो फिर क्या ऐसी फोर्सेस हैं जो मार्केट के अंदर चल रही है? अर्निंग ताबड़तोड़ आ रही हैं? नहीं। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो मार्केट के अंदर इस समय प्ले कर रही है? वो है 2 चीज़ें, मैं बोलूँगा 3 चीज़ें इनफैक्ट। पहला, एक तो सेक्टोरियल चर्निंग बहुत अच्छी हो रही है जो कि आपको ओवरऑल मार्केट्स को गिरने नहीं दे रही है। ये सेक्टर नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो। दूसरा, ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी अच्छे हैं, वो आपको मौका ही नहीं दे रहे कि मार्केट पे प्रेशर बन पाए। जैसे प्रेशर बनता है अगले दिन फिर से गैप अप मिल जाता है। ये कल और परसों का एग्जाम्पल आपके सामने ही है। तीसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मार्केट के अंदर बहुत है। 20,000 करोड़ रुपया एसआईपी का हर महीने आ रहा है और आप अंदाजा लगा लीजिए कि डीआईआईज के पास डिप्लॉयमेंट का पैसा नहीं लगा पा रहे हैं। वो 32-33% तो होल्ड ही करके बैठे हैं सिर्फ वो। या तो उनको वैल्यूएशन की दिक्कत है या तो उनकी अपनी कोई निजी प्रॉब्लम्स है कि भाई ठीक है हमने ज़्यादा पैसा लगा रखा, बराबर जो भी है उनका। तो लेकिन वो 32-33% से ऊपर ही नहीं निकल के आ पा रहे। रिटेल के पास होल्डिंग करीब करीब 46% के आसपास की है। कहने का लबलब आप मतलब ये है कि ये जिस जगह पर होने चाहिए उसी जगह पर है। यहाँ से जो इधर उधर मूव करेगा वैसे मार्केट मूव करेगा। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, जैसे मान लो जो एफआईज ने 20% मूव नेगेटिव किया तो बाजार नीचे आएगा।
एफआईज ने 20% जिसका रास्ता खुला हुआ है, एफआईज ने 20% मूव पॉजिटिव किया तो बाजार ऊपर जाएगा। रिटेल ने 20% मूव ऊपर किया, बाजार नीचे जाएगा। डीआईज की तरफ से 20% का मूव ऊपर आया तो फिर बाजार एक स्टेडी वे में रहेगा, बट धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, उसको सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ये सारे के सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। और एक और बात, आप ये 53,000 करोड़ रुपए का नंबर देख पा रहे हैं इंडेक्स ऑप्शंस, ये नंबर आ रहा है ना 50,000 करोड़, 40,000 करोड़, 1 लाख करोड़ तक का भी पहुंच रहा है। यहीं से सेबी की कंसल्टेशन पेपर की शुरुआत होती है। ये 53,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक पार्टी का नहीं है, ये हम सब लोगों का भी 53,000 करोड़ रुपए इसके अंदर जुड़ा हुआ है। भले हमने 100 रुपये मार्केट के अंदर इन्वेस्ट क्यों ना किया हो, वही ये 53,000 करोड़ रुपए उसके अंदर भी आपको दिखता है। इसलिए मैं कई बार आपको नोटिस करवाता हूँ कि सिर्फ कैश के नंबर ना देखो, साथ में इंडेक्स ऑप्शंस के भी नंबर देखो, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेजर हिस्सा उसी इंडेक्स ऑप्शंस पे आके रुका हुआ है। ठीक है, अब ये सेबी की कंसल्टेशन पेपर पर आते हैं। देखिए, एक प्री कोविड दौर था, थोड़ा सा बाजार मैच्योर था, इन्वेस्टर या फिर हम ट्रेडर कर वो भी थोड़े मैच्योर थे। उसके बाद दौर आया कि नहीं, लोग शौकिया आ गए बाजार में, और शायद उसके चलते स्पेकुलेशन बढ़ा, और उसके अब ये सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। 7 इसमें अहम पॉइंट हैं। एक तो अपफ्रंट कलेक्शन ऑप्शन के प्रीमियम का, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाने का प्लान है, एक एक्सचेंज पर एक वीकली एक्सपायरी, ये भी ठीक लग रहा है मुझे। तो ये तमाम जो मेजर्स हैं, आपको क्या लग रहा है कि बाजार के पक्ष में कितने हैं और रिटेल जो ट्रेडर हैं उनके पक्ष में कितने हैं? ये देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स कल सेबी ने रखे, इनफैक्ट 7 पॉइंट है मार्केट में। तो इस 7 पॉइंट के अलावा 2 पॉइंट और भी हैं जो बस के रूप में है, और वो बहुत ही वाइल्ड है बस। हाँ, अगर ऐसा होता, अभी ये कंसल्टेशन पेपर है, फाइनल पेपर नहीं है, अभी तो सिर्फ राय मशवरा हो रहा है। सेबी ने अपनी तरफ से बताया कि ये 5 पॉइंट या 7 पॉइंट हम अपनी तरफ से देख सकते हैं। राजेश पालवे भी इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जरा 1 मिनट के लिए करेंगे बातचीत। राजेश सर, एक बार अपना पहले टेक दे दीजिए, फिर हम जरा इस पे और बातचीत करते हैं। राजेश सर, ये सेबी के कंसल्टेशन पे आपका टेक क्या है? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, मोस्ट अवेटेड कंसल्टेशन पेपर जो कि बहुत ही चर्चा में रहा पिछले कई महीनों में, इस पे फाइनेंस मिनिस्टर से लेके आरबीआई चीफ से लेके सेबी चीफ सभी कंसर्न दिखा रहे थे कि मार्केट में एक जो यूफोरिक पार्टिसिपेशन देखने को मिला, स्पेशली ऑप्शन साइड में, वो सबके लिए कंसर्न का विषय था। और उसको कर्व करने के लिए ये कंसल्टेशन पेपर में जो सुझाव आए हैं, अब इसमें से देखना है कि कितने इम्प्लीमेंट होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम इसको समझे, मोटा मोटा एक लाइन में ये समझे, तो ये इनडायरेक्टली एक एंट्री बैरियर का काम करेगा ये कंसल्टेशन पेपर। अगर ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट होती है तो जो छोटी टिकट साइज के जो मार्केट पार्टिसिपेंट है उनके लिए एक एंट्री बैरियर का काम करेगा। अल्टीमेटली इनडायरेक्टली अब यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो 90% लोग जो पैसा लूज करते हैं, उसमें जो अगर हम देखें मार्केट पार्टिसिपेंट को अगर हम डिवाइड करें तो 70% लोग ऐसे होते हैं मार्केट में जिनकी कैपिटल साइज ही 5 लाख से नीचे होती है, जो कि डेरिवेटिव में पार्टिसिपेट करते हैं ऑप्शंस के थ्रू, वो भले ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो। तो इसमें अगर हम ये जो 5-6 पॉइंट जो मेजर देखने को मिल रहे हैं, इससे क्लियरली ये हो गया कि अब अगर आपका लॉट साइज बढ़ जाएगा तो आपका मार्जिन सीधा 4 लाख से 5 लाख हो जाएगा एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करना है अगर आपको, तो वो एक एंट्री बैरियर हो जाएगा। दूसरा, आप एक्सपायरी के दिन एक बड़ा वॉल्यूम का स्पाइक देखने को मिलता है मार्केट में, अब आप वहाँ पे मार्जिन इंक्रीज कर देंगे एक्सपायरी डेज पे ऑप्शंस में, तो अल्टीमेटली वहाँ पे भी अपना जो डिस्करेजमेंट मिलेगा जो कि लो कैपिटल के ट्रेडर्स हैं। तो अल्टीमेटली देखिए, मंशा ये है सेबी की कि जो मार्केट में पैसा लूज कर रहे हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन इसके जो दूसरे कॉइन के जो दूसरे इफेक्ट होते हैं कि अगर हम देखें दूसरी साइड, मार्केट में वॉल्यूम जरूर कम हो जाएंगे। जो एक बड़े ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में अपना एक फिक्स रिटर्न स्ट्रेटेजी रन करते हैं, मार्केट में एक अच्छा पार्टिसिपेशन था, सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी यहाँ पे मार्केट में, वो कहीं ना कहीं हिट होगी। तो एक बड़े वॉल्यूम को जरूर हिट लेगा मार्केट आगे आने वाले समय में अगर ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट होती है। वहीं एक और जो मेजर्स लिए थे, जो एक लिया था कि यहाँ पे से 1100 स्टॉक जो कि अब मार्जिन ट्रेडिंग से भी हटेंगे, तो कहीं ना कहीं कोलेट्रल बुक पे भी एक इम्पैक्ट आने वाला है। तो हमें लगता है कि मोटा अब ये हो गया है कि आप या तो बड़ा पैसा लेके मार्केट में पार्टिसिपेट करें, और आपके पास अगर बड़ा पैसा नहीं है तो आप मार्केट से दूर रहें। तो ये एक बॉटम लाइन समझ में आती है ये सारे जो मेजर्स अभी लिए हैं उससे। जी राजेश जी राजेश जी, सुबह के समय में आपने समय निकाला और हमसे बातचीत की, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन निश्चित तौर पर डिम्पी, ये जो सारे के सारे जो मेजर्स हैं, ये लग रहे हैं कि हाँ, मतलब पहली बार
इस पैमाने पर सेबी की गंभीरता दिख रही है, और वो इसलिए भी दिख रही है कि रिस्क थोड़ा ज्यादा हो गया था। मतलब इतनी दूर तक के स्ट्राइक प्राइसेस खुले रहते थे, अब कह दिया कि नहीं 50 ही स्ट्राइक प्राइस होंगे, हालांकि वही बहुत ज्यादा है। ऑप्शंस का जो प्रीमियम है, आप अपफ्रंट कलेक्शन की बात कर रहे हैं, ताकि जो छोटे जो रिटेल हैं वो ऐसे ही उनकी नेटिंग हो जाए, बाहर हो जाए। वो आपको बढ़िया लग रहे हैं सारे सारे कदम? देखिए, कदम तो ठीक है, लेकिन ये रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे, इस पे मेरा थोड़ा डाउट है। मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैंने कल रिसर्च की कर 2 घंटा लगा मेरे को इन सब चीज़ों को समझने में। 10 लाख से कम वाले खातों की संख्या कितनी है जो मार्केट के अंदर आते हैं? रैंडमली 1200 लोगों के बीच में 50% से ज़्यादा है, यानी कि जिनकी 10 लाख से इनकम कम है। अभी सेबी क्या करना है? सेबी करने जा रहा है कि भाई हम इसका लॉट साइज बढ़ा देते हैं। भाई 5 लाख का मिनिमम लॉट साइज है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको 20 लाख का लॉट साइज कर देते हैं। तो आप सीधा 53% वाले जो रिटेल लोग हैं इनको बाहर कर दोगे, क्योंकि इनकी तो 10 लाख से कम की इनकम है ना। तो 10 लाख से कम भी कमा रहे हैं और 10 लाख से ज़्यादा इनका मैटर भी नहीं है। और इन्हीं में से सबसे ज़्यादा लोग पैसा कौन सा मंगाते हैं? मैं एज ग्रुप भी बता देता हूँ, है 26 से 40, यानी कि वर्किंग इनकम। 26 से पहले आप अमूमन स्टूडेंट होते हो, तो स्टूडेंट्स की ज़्यादा दिक्कत नहीं है सेबी को। ये एक रिसर्च रिपोर्ट है, उसके बेसिस पे मैं सारे डाटा बता रहा हूँ। 26 से 40 साल वाले लोग हैं वो ज़्यादा सट्टेबाजी कर रहे हैं, वो ज़्यादा मार्केट के अंदर आ रहे हैं और उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है और यंग ब्लड है। मार्केट में चिंता सिर्फ इस चीज़ की, अगर ये आदत नहीं रोकी गई ना, ये आदत इंडियन मार्केट को एक स्पेकुलेटिव मार्केट के तौर पर बना देगी। आप ये सोचो कि 10 लाख से कम है और 26 से 40 साल की उम्र है, तो यानी कि जो गरीब आदमी सिस्टम के अंदर आ रहा है, मैं गरीब वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द डाटा, 10 लाख से कम वालों को फिलहाल मार्केट में इस तरह से ऐसे ट्रीटमेंट समझा जाए, ऐसे ही समझ लो आप, जैसे भी। ठीक, दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ। सेबी ने जितने भी पॉइंट्स उठाए उसमें से सारे कंसल्टेशन पेपर के अंदर मेंशन्ड है। मैं आपको एक एक करके सिर्फ बता देता हूँ। वो कह रहे हैं जी हम लॉट साइज बढ़ाएंगे, लॉट साइज बढ़ा के आप 15 से 20 लाख कर दोगे, एग्री, 100 पॉइंट है। इसके अंदर बड़ा आदमी आएगा। क्या बड़ा आदमी आएगा तो आपका वॉल्यूम कम नहीं हो जाएगा? क्या बड़ा आदमी आएगा तो आपके पास रिटेलर्स का जो अभी जिस वॉल्यूम पे, जिस लिक्विडिटी पे आप, जैसे मैंने अब आपको एग्जांपल के तौर पर बताया, भाई 53,000 करोड़ में से 2,000 तो मेरे भी हैं भाई, 3,000 तो मेरे भी हैं। आपने क्या किया? 50% मार्केट को पूरा साफ कर दिया, जो मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बताया, तो वॉल्यूम कम होगा। दूसरा पॉइंट, रैशनैलिटी ऑफ वीकली ऑप्शंस होगा, 100% एग्री। ये रैशनैलिटी होनी चाहिए। रोज आप कैसे काम करोगे? सोम से लेकर शुक्रवार तक एक्सपायरी मिलती है, आपको ये चीज़ ठीक करनी पड़ेगी। तीसरा, स्ट्राइक प्राइस को आप ठीक करोगे। अभी क्या है, 4% की कैलकुलेशन डाली जाती है, तो इसको 8% तक आप डालना चाहते हो और आप इसमें मॉनिटरिंग भी करोगे। मेरे को जो मॉनिटरिंग वाला है ना, वो ज़्यादा समझ में आया है कि आप मॉनिटर करते रहो, इसको डेली बेसिस पर मॉनिटर करो कि किस ब्रोकर के पास कितने सौदे पंच हो रहे हैं। मैंने मान लो मेरा एक ब्रोकर है, उसके पास तो बहुत सारे सौदे पंच हो रहे हैं। भाई उससे मंगवाओ ना सारे क्लाइंट्स की रिपोर्ट की भाई आपके पास एक बंदा है तो 30 लाख रुपए का रोज ट्रेड कर रहा है, उसका खाता तो उसकी बुक्स चेक करते हैं हम, वो तो 3 लाख रुपए नहीं कमाता। 30 लाख रुपए का वो डेली ट्रेड मार रहा है आपके अकाउंट में, जरा उसकी लेके आओ डिटेल, खाता हमको दिखाओ, हम भी तो देखें कौन महारथी है वो। तो ये सारी चीज़ जो मॉनिटरिंग वाला मैटर है ना, ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा रहा। मेरे से पूछोगे कि 7 पॉइंट में से सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, तो मैं बोलूँगा मॉनिटरिंग का पॉइंट है। आप मॉनिटर करो, जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको ठीक करो। एट रेंडमली फैसला से थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि ये डेरिवेटिव मार्केट को डिस्टर्ब करने वाला भी हो सकता है। और एक और पॉइंट है, प्रॉब्लम फ्यूचर्स के अंदर नहीं है। मैं आपको एक और स्टडी बताता हूँ, चलिए। 50% लोग जो F&O के अंदर काम करते हैं वो प्रॉफिट बना के जाते हैं जो फ्यूचर्स के अंदर हैं, लेकिन 90% लोग डेरिवेटिव्स के अंदर वो लोग नुकसान उठा के जा रहे हैं जो ऑप्शंस के अंदर काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऑप्शंस की है, ऑप्शंस को किसी तरह से रोका जाए। इसलिए जो ये वीकली वाली एक्सपायरी का कंसेप्ट है, ये जो मॉनिटरिंग का कंसेप्ट है, ये ज़्यादा ध्यान में रखना है। बजाय लॉट साइज बढ़ाना, मेरे को वो थोड़ा ज़्यादा समझ में नहीं आया कि क्या है इस पॉइंट पे। अगर आप देखिए, अगर आप वीकली ऑप्शंस की बात करें तो हमें कई बार सोचना पड़ता है कि अच्छा आज कौन सी एक्सपायरी है। आप 5 के 5 दिन अलग अलग एक्सपायरी, दोनों एक्सचेंज की, अच्छा वो भी अलग अलग हैं ताकि वो क्लैश ना हो। लेकिन निश्चित तौर पर डिम्पी, ये BSE चूंकि एक लिस्टेड कंपनी है, एक्सचेंज जो है, बाकी जो डिपॉजिटरीज हैं या फिर जो ब्रोकर्स हैं, उनका वॉल्यूम तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। आज फोकस में रहेंगे सारे सारे शेयर, हो सकता है ज़्यादा फर्क नहीं आएगा क्योंकि कंसल्टेशन पेपर है और ये सेबी बाद में कंसल्टेशन पेपर लाए, लेकिन ब्रोकर जानता है। देखिए, आपको सिगरेट पीने की आदत है, मैं एक थोड़ा एग्जांपल उस तरह से दे रहा हूँ, इसको अन्यथा ना लिया कोई भी आदमी। आपको सिगरेट पीने की आदत है, उसके के ऊपर छपा भी होता है कि सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन क्या सिगरेट का वॉल्यूम कम हो गया? क्या ITC ने कभी ये कहा है कि मेरे सिगरेट का वॉल्यूम कम हो गया? गॉडफ्रे फिलिप्स ने कहा है मेरे सिगरेट का वॉल्यूम कम हो गया? नहीं कम हुआ। तो जो सिस्टम
के एरर्स हैं वो अवेयरनेस से ज़्यादा आएंगे बजाय रेगुलेशन से। रेगुलेशन अपनी जगह है, रेगुलेशन होना ही चाहिए, और रेगुलेटेड अगर आप देखो, आपकी सबसे बड़ी एक्सचेंज है डेरिवेटिव मार्केट की वर्ल्ड में, और आपको मैं एक और बता देता हूँ, मार्केट कैप के लिहाज से भी आप 4th नंबर पे हो आप। तो मार्केट कैप, आपकी इकोनॉमी 4th नंबर पे नहीं है लेकिन मार्केट 4th नंबर पे है। जस्ट इमेजिन, डेरिवेटिव में तो आप अमेरिका से भी आगे हो। तो जस्ट इमेजिन, जहाँ पे रेगुलेटरी ट्रेड है सारा अच्छे से मैनेज होता है। तो ये चीज़ ठीक है कि वॉल्यूम कम होगा, लेकिन मेरे को लग रहा है अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए। ये ब्रोकर्स का भी काम है, ये हम जैसे लोगों का भी काम है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है कि सारे रिस्क अपनाए जाएँ और उसके अंदर सारे रिस्क के बारे में जानकारी दी जाए। हम दिखाते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के 10 में से 9 लोग हैं। सेबी ने रेगुलेशंस में डाला हुआ है, आपको पता है सेबी ने 3 रेगुलेशंस में डाला है। आप कोई भी ब्रोकिंग हाउसेस का अकाउंट खोल लीजिए, आप जैसे एफ&ओ का पोजीशंस प्लस करें, पहले एक नोटिस आएगा, उसमें लिखा हुआ है कि 10 में से 9 लोग पैसा गवाते हैं। फिर लोग आई अंडरस्टैंड का बटन दबाते हैं, उसके बाद फिर आगे निकल जाते हैं कि ठीक है हमें तो सौदा पंच करना है। भाई हमने पढ़ लिया है, कितनी बार पढ़वाओगे। सेबी अपना काम कर रहा है और मैं सेबी के इस कदम से खुश हूं कि बजट को निपटे हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए और उन्होंने कंसल्टेशन पेपर ले आए हैं। देखते हैं क्या होता है आगे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लेट्स सी क्या होता है आगे, ये देखते हैं। अब मेहमानों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी उन्हीं से समझ लेते हैं। आज हमारे पास क्योंकि समय थोड़ा कम है और मैं नहीं चाहता कि मेहमान बहुत ज़्यादा हमारे लिए वेट करें, तो इसलिए उन्हीं से ही आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोटा मोटी व्यू पॉइंट लेते हैं। हमारे साथ राहुल शाह जुड़ रहे हैं इस समय, राहुल घोष इनफैक्ट, और संतोष मीना है, सोनी पटनायक हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। राहुल सर, आपसे शुरू कर रहा हूँ, जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में गाइडेंस दे दीजिए। ये बात सच है कि 25,000 का लेवल हमने छू लिया, लेकिन ये बार भी सच है कि 25,000 एक रेजिस्टेंस है, बार बार फिसल रहा है मार्केट वहाँ से। सर आपकी गाइडेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि 25,000 हर बार निफ्टी जाके नीचे की तरफ फिर से मुड़ जाता है, बट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सेल ऑफ भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि 25,000 से गिर के 24,750 या 24,800 जहां पे जा रहा है वहां से सेल ऑफ हो रहा है, और एक बाई जोन 24,600 पे है। तो आई फील इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि 25,000 का जो लेवल है वो क्रॉस हो जाए। करंट रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो 25,000 ही है, क्योंकि 3 बार वहां से मुड़ चुका है मार्केट, कल भी मार्केट मुड़ चुका है वहां पे। तो अगर लॉन्ग जाना है 25,100 के ऊपर लॉन्ग जाइएगा। अभी 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो अभी लॉन्ग जाके फायदा नहीं है। तो 25,100 पे के ऊपर लॉन्ग जा सकते हैं 25,000 का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग साइड पे। और एक बात, आप जो कंसल्टेशन पेपर सेबी के बारे में बात कर रहे थे, उसमें भी एक पॉइंट कहना चाहूंगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक मिनिमम इनकम लेवल स्क्रूटनाइज किया जाए फॉर पीपल ज्वाइनिंग डेरिवेटिव, जो जैसे यूएस में होता है कि आप 6 लाख पर ईयर या 10 लाख पर ईयर या 12 लाख पर ईयर या वॉट एवर इट इज। यही एक्चुअल एक मेजर होगा कि छोटे टिकट साइज के जो ट्रेडर्स हैं वो थोड़े कम हो जाए ऑप्शंस ट्रेडिंग में, जो हालांकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी है। नहीं राहुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली जो मैंने पॉइंट्स निकाले और जो मैंने स्टडी की, मैंने कम से कम 15 ब्रोकर से कल बातचीत की, तो उन सब का भी ये मानना है कि आप एक काम क्यों नहीं करते जो पहले से मार्केट में चर्चा चल रही है। भैया आप 10 लाख रुपए की आईटीआर डाल दो, सिंपल सा है। आप 10 लाख रुपए की एक आईटीआर डाल दो, ये बोल दो कि भैया 10 लाख रुपए जिसकी इनकम वाइट की है, जो टैक्स भरता है 30% के कैलकुलेशंस में जा रहा है, अब तो खैर ऊपर हो गया, से 12 लाख कर दो, तो 12 लाख आप उसको आप सीधी सी डाल दो। भाई आपको एफ&ओ में ट्रेड तभी मिलेगा जब अपनी आईटीआर की कॉपी लगाओगे सामने और सीए को बोलोगे इनकी आईटीआर की कॉपी फ्रेमवर्क में डालो। और दूसरा एक पॉइंट और जो मेरे को ब्रोकर समझ में आया कि आप एक काम करो, 3 महीने का ना उनसे बैंक की स्टेटमेंट निकलवा लो और 3 महीने का उनके प्रॉफिट एंड लॉस की शीट्स निकलवा लो। आपके पास तो सारा रेगुलेशंस है, आप 3 महीने के अंदर चेक कर लो कि भैया ये लोग, इनका इतना बैंक में पैसा आता है, ये इनकी आईटीआर है और इतना लॉस उठा रहे हैं, उनको सीधा बैन कर दो, कुछ टाइम के लिए बैन कर दो, ताकि वो इंटेलिजेंस अपनी पकड़ के आए और थोड़ी पढ़ाई करके आए। फिर उसके बाद मार्केट्स में रेगुलेशन थोड़ा सा सख्त करने की ज़रूरत है। ये आराम देखिए, मैं सेबी की मैं थोड़ा मजबूरी भी समझ सकता हूँ कि उनको करना है। ये वॉल्यूम भी तो आता है ना, एक्सचेंजेस की बहुत बड़ी इनकम है, ब्रोकर्स की बहुत बड़ी इनकम है डेरिवेटिव मार्केट से, कैसे वो ख़त्म की जाए, वो कैसे पूरा खराब। गवर्नमेंट का अपना बहुत बड़ा रेवेन्यू, आप सोचो ना, गवर्नमेंट ने एसटीटी बढ़ा दिया, अपना भी तो रेवेन्यू गवर्नमेंट ने बढ़ाया ना इस बीच। बट ठीक है, फिर भी जो भी है, शुरुआत तो हुई कहीं ना कहीं से इस चीज़ को नोटिस करने की। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स लेते हैं। संतोष सर नमस्ते, जरा अपने स्टॉक्स बताइए सर। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरा पहला स्टॉक केमिकल स्पेस है। हम देख रहे हैं केमिकल स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम है, हालांकि थोड़ा सा नवीन फ्लोरिंग के नतीजे थोड़े कमजोर आए, बट मुझे लगता है ये सेक्टर में एक बड़े बुलिश ट्रेंड की शुरुआत है, तो आने वाले समय में ये ट्रेंड तेजी का जारी रहेगा। मेरा स्टॉक है सुदर्शन केमिकल।
ये स्टॉक काफी स्ट्रांग है, एक कंसोलिडेशन के बाद एक फ्लैग फॉर्मेशन के ब्रेकआउट की तैयारी में है, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 980 का टारगेट रहेगा, 920 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक मेरा आईटी स्पेस से है, परसिस्टेंट सिस्टम। ये स्टॉक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर रहा है आईटी स्पेस में। एक हल्के कंसोलिडेशन के बाद इसने एक 20 डे मूविंग एवरेज पे बेस बनाया है। मुझे लगता है आज फिर से चलने की तैयारी में, क्योंकि आज एक सीएलएसए का इसका ऊपर अपग्रेड भी आया है, तो उसका भी एक सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 5100 रुपीज का टारगेट रहेगा, 4725 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये दो काउंटर्स जहाँ पे आपको रखनी है नज़र। संतोष, हम देखते हैं कि आप पूरे न्यूज़ फ्लो और साथ ही ब्रोकरेजेस को भी काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। और परसिस्टेंट सिस्टम, जी हाँ, यहाँ पे सीएलएसए की काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आई है। 5000 से ऊपर के वो टारगेट्स दे रहे हैं। आपके भी टारगेट्स 5100 के हैं, इस पर ध्यान रखिए। और साथ ही सुदर्शन केमिकल्स पर भी आप नज़र रखिए। काफ़ी सारे काउंटर्स हैं केमिकल में, कल भी हमने कुछ हाईलाइट किए थे जिनमें एक अच्छा एक्शन देख रहे थे हम। सोनी, गुड मॉर्निंग, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पे हैं? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा पहला पिक यहाँ पे रहेगा पॉलीकैब में। कल पॉलीकैब में एक अच्छा डिसेंट क्लोजिंग आया है। 6600 का यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो पॉलीकैब करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। हल्की से डिप अगर आता है 6660 वहां तक बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका रहेगा 6600। टारगेट यहाँ पे रहेगा 6800, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो दूसरा टारगेट रहेगा 6850 का। तो ये पहला पिक। दूसरा पिक यहाँ पे रहेगा आईजीएल में। आईजीएल में हमने कल देखा है कि एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मूव आया है। चार्ट्स पे भी अगर हम देखेंगे तो एक फ्रेश ब्रेकआउट की अटेम्प्ट हो रही है। और कल कॉल के ओपन इंटरेस्ट काफी एक्सटेंट तक अनवाइंड होते हुए नजर आए हैं हायर स्ट्राइक्स में। सो आईजीएल आज अगर 557 558 के लेवल को क्रॉस कर पाता है तो उसके ऊपर एक अच्छा बाय आएगा, एक फ्रेश ब्रेकआउट हो जाएगा, तो वहां पे आप भी देख सकते हैं टुवर्ड्स 580 585 एक बार टेस्ट कर सकता है। सो प्राइस वहां पे बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है 545 पे। आईजीएल, ये आपके फोकस में रहना चाहिए शेयर। 553 रुपए का भाव है, 2% के आसपास की ये तेजी कल हमने देखी है। और पॉलीकैब भी क्लोजिंग अच्छी देखी गया है। अच्छा, पॉलीकैब में एक और चीज आप नोटिस करेंगे कि बजट से पहले ये शेयर लगातार गिर रहा था, 5-6 सत्र गिर रहा था, और अब 4-5 सत्र में इसने पूरी की पूरी भरपाई करके एक वी शेप रिकवरी दे दी है पॉलीकैब ने। तो पॉलीकैब पर भी आज आप फोकस करके चलिए। यहां पर आपके लिए ट्रेड के मौके बनेंगे। 6800 रुपए का टारगेट होगा, 6600 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए। आप ये देखिए रिकवरी किस तरह से बढ़िया इसमें आई है पॉलीकैब में। राहुल जी के पास चलेंगे। राहुल जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं आज के? गुड मॉर्निंग। तो दोनों शेयर्स लॉन्ग साइड पे ही है, एमजीएल और एनटीपीसी। एमजीएल तो करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉक ऑल टाइम हाई अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कल आया है। अच्छा बुलिश कैंडल भी कल बनाया है, तो करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1736 पे और टारगेट होगा 2080 फर्स्ट टारगेट और 2200 का सेकेंड टारगेट। दूसरा स्टॉक जो है एनटीपीसी है, फिर से कल ऑल टाइम हाई बनाया एनटीपीसी ने। 410 के ऊपर बाय कीजिएगा, 407 पे चल रहा है करंटली, तो 410 के ऊपर बाय कीजिएगा। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 405 पे और टारगेट 418 ऊपर की साइड में। तो एनटीपीसी और एमजीएल लॉन्ग साइड पे। एनटीपीसी बिल्कुल बाजार की फ्लेवर वाला, जो बाजार में हमने जो कलेक्शन देखा है उसी सेगमेंट से 406 रुपए 95 पैसे पर क्लोजिंग दी है। 418 रुपए का टारगेट आपके लिए बनेगा, 405 रुपए का स्टॉप लॉस। बढ़िया कल हमने एनटीपीसी को चलते हुए देखा है, 3% की शानदार तेजी। और एमजीएल, आईजीएल सोनी जी ने दे दिया, एमजीएल आप ले लीजिए राहुल जी से। तो ये गैस वाले भी दोनों के दोनों शेयर हो गए आपके लिए। 2080 का टारगेट है, 1736 रुपए का स्टॉप लॉस। राहुल जी, एक और चीज बताइए, ये कब तक टारगेट्स अचीव हो जाएंगे ये? तो एमजीएल का थोड़ा सा बड़ा टारगेट है, 2200 सेकेंड टारगेट है, तो आपको एटलीस्ट 15-20 डेज वेट करना पड़े। एनटीपीसी तो एक ही दिन में टारगेट आ सकता है, वो क्लियरली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि सिर्फ 1.5-2% का अप मूव में आपका टारगेट आ जाएगा। परफेक्ट। ये सारे के सारे आपके लिए शेयर हो गए जहां पर आपको फोकस करके चलना है, जहां पर आज आपको ट्रेड के मौके मिलेंगे, आपकी कमाई होगी। लेकिन कमाई तो खबरों से भी होती है, रिजल्ट से भी होती है। वो कैसा है जरा वो समझ लेते हैं। हमारे साथ रोज की तरह हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं रिजल्ट का पूरा एक्शन लेकर।
कि कल बाजार बंद होने के बाद कौन से नतीजे आए और खबरें कौन सी इंपॉर्टेंट हैं जिनके दम पर आज शेयर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। शरद, गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपसे करेंगे रिजल्ट्स के साथ। बताइए, लिस्ट तो लंबी होती जा रही है, आपने क्या उसमें से छांट के आज निकाला है? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स मैं बात करूंगा निफ्टी के अर्निंग्स के जो कल शाम को आई थी। टाटा कंज्यूमर के आंकड़े की बात करें, लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, कुछ खास उतना आया नहीं है। इंडियन बेवरेजेस का सेगमेंट में 6% बढ़ा है और टी सेगमेंट थोड़ा फ्लैटिश रहा है। इंटरेस्टिंग बताता हूँ स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स क्या है, उस पर ज़्यादा फोकस रखिए। गेल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, यहाँ पे एबिटा और रेवेन्यू दोनों ही अबव एस्टिमेट्स आया है। स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकती है, लेकिन शानदार नतीजे की भी अगर कैटेगरी निकाले तो वहाँ डिक्सन टेक का नाम आएगा। यहाँ पे रेवेन्यू पैड देखें तो दोनों ही डबल हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो मोबाइल सेगमेंट है और जो वैल्यू एडेड सेगमेंट है, इस पे बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपनी की देखने मिली है। V2 रिटेल लगातार 3 से 4 क्वार्टर बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस दे रहा है और इस बार भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिया है और लगभग 10 स्टोर्स उन्होंने खोली है और आज स्टॉक में रिएक्शन अच्छा देखने मिल सकता है। वेल्थ कंपनीज़ का जो ट्रेंड है, हमने ऑलरेडी ईटी नाउ स्वदेश में पकड़ा था, जहाँ आनंद राठी वेल्थ ले लीजिए या आप नुवामा ले लीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। और यहाँ पे 361 वेल्थ मैनेजमेंट में भी जो है अच्छी नंबर्स देखने मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 72% बढ़ गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और AUM भी कैपिटल मार्केट्स या वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस दोनों में ही जो है स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ आया है। मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। 76% का रेवेन्यू का ग्रोथ आया है और मार्जिन्स में भी एक अच्छी उछाल देखने मिली है, 600 बेसिस पॉइंट्स का। नवीन फ्लोराइन हालांकि बहुत कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं, रेवेन्यू नेट प्रॉफिट दोनों ही अनुमान से कम आया है और स्टॉक में तो ये थोड़ी करेक्शन देखने मिल सकती है। इंडस स्टार्स भी फोकस में रहेगा, शाम को नंबर्स आए थे इनके, लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स हैं, कुछ वन ऑफ्स भी हैं, रिवर्सल्स भी हैं, बट लार्जली स्ट्रीट एस्टिमेट से वीक नंबर्स आए हैं। और आखिर में अगर वीक नंबर की बात करें तो टीटागढ़ रेल सिस्टम्स भी रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि रेलवे स्टॉक्स में बहुत तेज़ी आई है, ऑर्डर फ्लोज आ रही है, बट अब धीरे धीरे लग रहा है कि जो नंबर्स हैं वो लार्जली फ्लैटिश या वीक आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स थोड़ी सी करेक्शन जो है इन स्टॉक में देखने मिल सकती है। बट लार्जली मिड कैप स्पेस में जो है स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो हैं, स्पेशली आप कह सकते हैं डिक्सन टेक और 361 वैम और V2 रिटेल जैसे स्टॉक्स में देखने मिले, तो हमने ये पिकअप की है इस बड़ी लिस्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये सब जानकारी देने के लिए। तो कई सारे नतीजे हैं जहाँ पे रखनी है नज़र। साथ ही साथ चलिए आइए अब बात करते हैं कि खबरों के लिहाज से कौन से काउंटर्स जो हैं वो फोकस में रहेंगे, और खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए शरद आपके पास फिर से आना चाहेंगे। बताइए कौन से काउंटर्स हैं फोकस में? जी बिल्कुल सृष्टि, यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो इंडस स्टार्स फोकस में रहेगा। बायबैक की अनाउंसमेंट आई है, लगभग 2640 करोड़ रुपए का बायबैक, लगभग 2% इक्विटी का रहेगा और जो प्राइस है 465 रुपये, यानी कि 4% प्रीमियम पे रहेगा और रिकॉर्ड डेट 9 अगस्त को रहेगा। लेकिन बायबैक का अनाउंसमेंट के अलावा याद रखिए भारती एयरटेल वन ऑफ द प्रमोटर्स है इस कंपनी के, लेकिन ये पार्टिसिपेट इस बायबैक में नहीं करने वाले हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो पार्टिसिपेट अगर नहीं करेंगे तो एयरटेल की जो स्टेक है आपके इंडस स्टार्स में वो इनडायरेक्टली बढ़ जाएगी। पहले 48.95% थी, अब वो बढ़ के 50% हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ज़रूर नोट करना चाहिए। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 6000 करोड़ का QIP खुल चुका है। फ्लोर प्राइस जो है 1027 रुपये का ऑलमोस्ट है, यानी कि 8 से लेकर 9% डिस्काउंट का। और हमारे चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि जो GQG पार्टनर्स हैं और कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाया है। इसके अलावा 2 और अमेरिका के फंड्स भी हैं। ब्रोकिंग स्टॉक्स जैसे कि एंजल वन, IIFL सिक्योरिटीज़, MOFSL या इवन आपके एक्सचेंज BSE में जो है थोड़ी सी नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप हो सकती है, क्योंकि सेबी ने कंसल्टेशन पेपर डाला है FNO का ऊपर, जहाँ पे वो टाइटनिंग करेंगे इत्यादि रूल्स। बट याद रखिए सिर्फ कंसल्टेशन पेपर है, इसकी एक प्रोसेस होती है, स्टेक होल्डर से बातचीत होती है, फिर जो है लीगल लॉज या रूल्स पाते हैं। पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आई है। 40,000 करोड़ का जो मिडिल ईस्ट का प्रोजेक्ट का ऑर्डर की जो न्यूज़ फ्लोट हो रही थी पिछले 2 से 3 दिन में, कंपनी ने कहा कि ये न्यूज़ फ्लो इनकरेक्ट है। हिंदुस्तान जिंक के लिए नेगेटिव डेवलपमेंट आया है, कंपनी को असेसमेंट ऑर्डर आया है IT डिपार्टमेंट से लगभग 1170 करोड़ रुपए का। कंपनी ने कहा है कि ऑफकोर्स अपीलिंग अथॉरिटीज़ पे वो जाके अपनी जो है ऑर्डर जो है पेश करेंगे। मैंगलोर केमिकल से बात करें तो CCI की अप्रूवल आ गई है। मैं बता दूं CCI अप्रूवल कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, जो बड़े बड़े डील्स हो जाते हैं तो उसके बाद वो फाइनल अप्रूवल देते हैं। तो यहाँ पे CCI की अप्रूवल आ गई है कंपनी की एमलगमेशन मैंगलोर केमिकल पारादीप फॉस्फेट्स के साथ।
अब याद रखिए एक मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकती है गेमिंग इंडस्ट्री में। अब गेमिंग इंडस्ट्री रिलेटेड स्टॉक्स की बात करें तो ऑन मोबाइल, ग्लोबल, नज़ारा टेक, डेल्टा कॉर्प जैसे स्टॉक्स जो है फोकस में रहने वाले और सेंटिमेंटली ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो। और आखिर में मीडिया रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि अदानी ग्रुप है प्लान कर रहे हैं $1 बिलियन यानी कि 8,400 करोड़ का बिड जो है जेपी जो ग्रुप है उनके रियल्टी बिजनेस को लेकर। और ऑफकोर्स इस डील में जो है उस बैंक्रप्सी डील में जेपी की सीमेंट एसेट्स भी आ सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है आपके अंबुजा एसीसी सीमेंट के लिए भी। क्या शरद, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पे आई हैं खबरें। इन काउंटर्स पे हमारे एक्सपर्ट से भी उनका ओपिनियन लेंगे। खबरें बता दी, तमाम नतीजे बता दिए और कुछ कुछ नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। चलिए इस पर अपने एक्सपर्ट्स के ओपिनियन भी ले लेते हैं। उसमें दो अच्छे नतीजों की अगर हम बात करें तो एक तो डिक्सन टेक का नतीजा बढ़िया हमने देखा है और उसके अलावा स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं मैक्रोटेक के। मैक्रोटेक से शुरुआत करेंगे। आज के हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, राहुल शाह भी हमारे साथ हैं। राहुल जी बहुत शुक्रिया। लेकिन मैक्रोटेक टेक पर सोनी व्यू आपसे लेंगे। नंबर्स तगड़े हैं, मार्जिन में बढ़िया एक्सपेंशन किया है, 20.5 से बढ़ के 26.5% का मार्जिन हो गया है। रेवेन्यू में 76% का उछाल है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 3 गुने के आसपास है। मैक्रोटेक आपको चार्ट्स पर कैसा लग रहा है सोनी? और आज हो सकता है कि ये शेयर ना गैप अप ओपनिंग दे, करना क्या उसके बाद? अभिषेक जी, मैक्रोटेक चार्ट्स पे कल काफी वीक क्लोज देके गया है। सो 50 EMA के नीचे ही क्लोज दिया है। अभी यहाँ से हम देखेंगे तो 1440 पे उसका एक रेजिस्टेंस है। तो जब तक वो उसी लेवल को क्रॉस नहीं करता है काफी डिफिकल्ट रहेगा फॉर एनी फ्रेश अपसाइड। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए कहाँ तक गैप अप ओपनिंग की चांसेस हो सकते हैं और कहाँ तक सस्टेन कर रहा है। इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे उसका सपोर्ट काफी नीचे आ रहा है, 1240 पे जाके सपोर्ट बन रहा है। सो काफी डाइसी सिचुएशन पे क्लोज दिया है। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी यहाँ पे। वेट एंड वॉच करिए इसमें। डिक्सन टेक लगातार अच्छी रफ्तार से शेयर चला है और ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई और फिर से अभी ये चलने की कोशिश कर रहा है। 6 महीने में पैसे आपके डबल कर दिए हैं डिक्सन टेक के शेयर ने। आप देखिए 11,977 का भाव है, ये 12,500 रुपए के ऊपर भी ये शेयर जा चुका है। नंबर्स इसके भी काफी अच्छे हैं डिक्सन टेक के। और इस पर जरा व्यू लेते हैं आपसे राहुल जी। रेवेन्यू की बात करें डबल, प्रॉफिट की बात करें डबल और मार्जिन हालांकि 4% पहले था और अभी आया है रिपोर्ट के उन्होंने 3.8%। थोड़ा सा उस पर प्रेशर है। कैसे देख रहे हैं आप कंपनी को? सवाल मुझसे था? हाँ जी राहुल जी। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने ना अराउंड 1230 टू 1250 लेवल्स पे एक सप्लाई जोन बना है। तो ऑल्दो मोमेंटम ऊपर की साइड पे है और 2-3 बार आपके शो में मैंने रेकमेंड किया है इस स्टॉक को। अभी फिलहाल लॉन्ग जाना मुनासिब नहीं होगा। प्रीवियस हाई जो 1280 पे है उसको तोड़ना चाहिए स्टॉक, उसके बाद लॉन्ग जा सकते हैं। चांसेस हाई है ये हाई को तोड़ने का, बट ऑलवेज बेटर टू बी कॉशियस ताकि जो सप्लाई जोन है वो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस टेक आउट करने के बाद एकदम सिचुएशन क्लियर हो जाता है। तो 1280 के ऊपर ही, 12,800 के ऊपर ही I would suggest going long. टेक्नोलॉजीज को लेकर ये रहा है, पर आज जो है वो सीमेंट पैक में भी भरपूर एक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि कई सारी खबरें आ रही हैं। जो इंडिया सीमेंट की बात हो रही है वहाँ पे कुछ खबरें ये बता रही हैं कि JSW ग्रुप जो है वहाँ पे हिस्सा खरीदने के लिए जो है थोड़ा सा जो है वो जो है अपना रुझान दिखा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जैसा कि अभी कुछ समय पहले जो है बता भी रहे थे, माफ़ कीजिएगा, ओरियन सीमेंट को JSW जो है वो खरीदने की तैयारी कर रहा है, उसमें उन्होंने रुचि दिखाई है। साथ ही साथ अगर JP के एसेट्स की बात करें तो वहाँ पे अदानी ग्रुप जो है उनके एसेट्स ले सकता है जिसमें कि सीमेंट एसेट भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये कुछ काउंटर्स जो हैं ध्यान में ज़रूर रखने हैं। और साथ ही जो कंसोलिडेशन हम इस सेक्टर में होते हुए देख रहे हैं कि बड़े प्लेयर्स जो हैं कुछ एक छोटे प्लेयर्स को खरीद रहे हैं। साथ ही साथ जो पूरा कंसोलिडेशन प्ले है, स्पेसिफिकली जो सदर्न रीजन के जो प्लेयर्स हैं उनकी काफ़ी बाइंग हो रही है, उनमें काफ़ी डील्स भी चल रही हैं।
एक बार सोनी आपसे समझना चाहेंगे क्या सीमेंट पैक में खास तौर से कोई स्टॉक आपके रेडार पे है, क्योंकि कुछ समय पहले ही हमने इंडिया सीमेंट की जब डील देखी तो एक तरफा उस स्टॉक में चाल दिखी थी। ओरिएंट सीमेंट पे खास तौर से अपनी राय दीजिए, और इसके अलावा कोई सीमेंट पैक से आपकी कोई टॉप पिक है तो वो भी बताइएगा। यहाँ पे एक स्टॉक है रेडार में सीमेंट स्पेस में से, वो है जेके सीमेंट, जो कि टेक्निकली एक अच्छे ब्रेकआउट के रेंज पे आया है। कल हमने देखा था कि एक गैप डाउन के ओपनिंग के बाद वहां पे उसने काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दी है और उसकी क्लोजिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग हुई है 45 मिनट के ऊपर। थोड़ा सा कंडीशनल बाय रहेगा, 45-40 को अगर क्रॉस करता है तो उसके ऊपर या बाय कर सकते हैं। स्टॉक टुवर्ड्स 4650 4700 को एक बार टेस्ट कर सकता है और इमीडिएट बेसिस पे इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 4390 पे। तो आई थिंक जेके सीमेंट को रेडार में रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम ओरिएंट सीमेंट की बात करें तो चार्ट्स पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिसेंट फॉर्मेशन हुआ है, बट यहाँ पे एक कंडीशनल बाय रहेगा। यहाँ जो ब्रेकआउट आया था वो 335 के ऊपर आया था, जो कि काफी अच्छा सपोर्ट है, बट कंडीशनल बाय यही है कि अगर आज के डे में वो 352 को क्रॉस कर पाता है तो उसके ऊपर या बाय कर सकते हैं। आपको वहां पे एक्सटेंडेड टारगेट्स 360-365 के रेंज में नजर आ सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे 335 का यहाँ पे एक सपोर्ट है। ओके, तो ओरिएंट सीमेंट यहाँ पे आपको रखनी है नज़र। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, पर जेके सीमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक है सोनी की, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि 4500 को क्रॉस करने का ये 7th to 8th अटेम्प्ट है इस काउंटर का, और जितनी बार स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करता है उतना उसका रेजिस्टेंस कमज़ोर होता है, और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि एक ज़बरदस्त मूव जो है वो स्टॉक दिखाता है। तो जेके सीमेंट खास से आप रेडार पे रख सकते हैं। काफ़ी शानदार पिक, देखते हैं कि स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। पर आज ढेर सारे स्टॉक्स रिएक्ट कर सकते हैं ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट पर भी, तो आइए समझ लेते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पे रिपोर्ट्स आई हैं। गौरव जुड़ चुके हैं पूरी लिस्ट लेकर, बताइए गौरव। जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंजल वन के साथ, क्योंकि ये भी कहीं पे सीबीआई से जो ड्राफ्ट सर्कुलर आया इसी के ऊपर है, क्योंकि इन्वेस्टेक ने अभी बाय रेटिंग तो बरकरार रखा है, बट टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 2500 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे अगर उनके इनिशियल कैलकुलेशन की माने तो कहीं पे 30% का एक ड्रॉप जो है वॉल्यूम्स में डेरिवेटिव्स के, वो हमें देखने को मिल सकता है एंजल वन के लिए। और ये जो बेस के सिनेरियो है उसमें ये जो ड्रॉप है वो 50% तक जा सकता है। उनका मानना यह है कि कहीं पे वीकली ऑपरेशंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा हद तक जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए कहीं पे स्टॉक में एक प्रेशर हमें बनाए हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक एक बेरिश व्यू जो है वो इन्वेस्टर्स का हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं डिक्सन टेक की, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे सेल रेटिंग तो बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 6740 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे जो मोबाइल सेगमेंट में रैंप अप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट कैश फ्लो जो है वो अभी भी कहीं पे थोड़ा वीक है उनकी अगर माने तो। आगे जाके जो कमेंट्री है कंपनी की तरफ से जो आई है वो काफ़ी पॉजिटिव रही है वॉल्यूम की तरफ, बट मार्जिन्स को लेके और कैश फ्लो के लेके ये जो कंसर्न है, इसके लिए ये जो सेल रेटिंग है वो फिलहाल के लिए उनकी तरफ से बरकरार होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं गेल की, क्योंकि सिटी ने यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 250 रुपीज़ का दिया है। अगर हम Q1 के नंबर्स को देखें तो कहीं पे ट्रांसमिशन एंड ट्रेडिंग की वजह से काफ़ी अच्छा बीट उनके तरफ से देखने को मिला है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो वहाँ पे वॉल्यूम्स भी स्ट्रॉन्ग थे और मार्जिन्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, और गैस ट्रेडिंग में भी ये जो क्वार्टर है वो काफ़ी अच्छा रहा है गेल के लिए, और इसी के लिए उन्होंने बाय रेटिंग जो है वो बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं स्टार हेल्थ की, क्योंकि इन्वेस्टेक ने यहाँ पे सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 580 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि अगर हम Q1 के रिजल्ट्स की बात करें तो कहीं पे वीक नंबर्स देखने को मिले थे, और आगे जाके इन्वेस्टेक का मानना है कि कहीं पे शेयर जो था स्टार हेल्थ का वो भी हमें हुए देखने को मिला है इस क्वार्टर में। और आखिर में अब नजर रखते हैं पर्सिस्टेंट सिस्टम पे, क्योंकि CLSA ने यहाँ पे अपग्रेड किया है उनका रेटिंग आउट परफॉर्म पे, और टारगेट प्राइस जो है वो भी बढ़ा के 5525 रुपीज़ का गया है, जो कि पहले 1675 रुपीज़ पे था। उनका मानना है कि कहीं पे जो प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग है उसमें काफ़ी अच्छी कंपनी है पर्सिस्टेंट सिस्टम। अगर हम बात करें डिजिटल कैपेबिलिटीज में तो वहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग सेटअप जो है वो कंपनी की तरफ से देखने को मिलता है, और इसी के चलते हुए कहीं पे हाई टीन्स में हमें मार्जिन जो है आगे जाके रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकता है, और मार्जिन में भी 100 बिप्स का एक्सपांशन देखने को मिल सकता है। तो एक काफ़ी बुलिश व्यू यहाँ पे पर्सिस्टेंट सिस्टम पे भी बनते हुए देखने को मिल रहा है CLSA की तरफ से। तो आगे जाके ये सब कंपनीज पे हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है वो ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें इन सब कंपनीज में देखने को मिल रहा है।
शुक्रिया गौरव ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि कई सारे काउंटर्स हैं जहां पे रखनी है आपको नज़र। CLSA की परसिस्टेंट की जो रिपोर्ट आई है वहां पे डबल अपग्रेड है, इसको लेकर आप ज़रूर ध्यान में रखिए। और साथ ही साथ संतोष की भी ये पिक है, वहां पे 5100 के टारगेट दे रहे हैं। और CLSA के जो टारगेट्स हैं वो इंट्राडे बेसिस पे नहीं होते हैं, पोजिशनल नहीं होते हैं, बल्कि एक लंबे समय के वो टारगेट्स देते हैं। 5500 के ऊपर के टारगेट्स हैं यहाँ पे, तो खास तौर से इस काउंटर पे भी फोकस करिएगा। पर इसके अलावा राहुल शाह, आपसे समझना चाहेंगे कि आप इंडियन ऑयल को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि हम ये पूरे हफ्ते हमने एक ऑयल एंड गैस थीम को के बारे में चर्चा की है। कई सारे स्टॉक्स थे, BPCL, HPCL, वहाँ पे किस तरीके का मूव आया ये हाईलाइट किया हमने। पर अब इंडियन ऑयल यहाँ पे, हालांकि आज जो रिपोर्ट है जेफरीज की, उन्होंने लक्ष्य बढ़ा के 180 ही किया है, पर ये स्टॉक ऑलरेडी 180 के ऊपर है, सस्टेन भी करता हुआ थोड़ा सा दिख रहा है और अपने प्रीवियस हाइस के पास भी है। क्या यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं कि देखते हैं कि जो ऑयल एंड गैस स्पेस में जिस तरीके का ट्रैक्शन है राहुल, क्या कुछ बदलता हुआ दिख रहा है? और अगर इससे आपकी टॉप बेट समझना चाहें तो वो कौन सी होगी? हमने देखा है कि ऑयल एंड गैस, एज यू राइटली पॉइंटेड, कि लास्ट 6-8 महीने से कंटिन्यूसली लगातार परफॉर्मर रही है। ऑयल एंड गैस एज अ पैक, OMC भी मेरे ख्याल से अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं, तो इसमें से IOC भी टॉप बेट रहा है। तो रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव की बात करें तो मेरे ख्याल से रिजल्ट्स अच्छे आए हैं IOC के। और दूसरा ना भूलें कि सभी शेयर्स जो हैं HP, BP, IOC, तीनों शेयर्स मेरे ख्याल से बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड होते हैं, जिस तरह से बाजार अभी ट्रेड हो रहा है। और सेकेंडली, जिस तरह से हम देखें कि ब्रेंट क्रूड की भाव घटते आते हुए मिला है, तो सिग्निफिकेंटली बेनिफिट होगा ये OMC कंपनीज को। तो मेरे ख्याल से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। मेरे ख्याल से गुड डिविडेंड यील्ड, और मेरे ख्याल से GRM भी IOC के लिए तो बेटर थे vis-a-vis HP और BP के हिसाब से। So I feel IOC will be remain top bet, followed by HPCL and BPCL. ये OMCs पर आपके लिए व्यू। अच्छा, पावर ग्रिड ने एक सफाई जारी की है कि जो मिडिल ईस्ट में जो इंटरकनेक्शन 40,000 करोड़ रुपए की जो खबर आई थी, कहा कि वो रिपोर्ट गलत है। कल हमने बढ़िया तेजी देखी, हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई। 356-57 रुपए का हमने भाव देखा, 350 रुपए के आसपास की क्लोजिंग हुई है पावर ग्रिड में। इस पर सोनी जरा अपने चार्ट तैयार रखिए। लेकिन इस बीच एक जियो पॉलिटिकल लिहाज से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि इजराइल ने तेहरान में, यानी कि ईरान की राजधानी में, हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया है। ये खबर अभी अभी आ रही है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, जब ईरान के सर्वोच्च नेता, यानी कि उनके जो राष्ट्रपति जो नवनिर्वाचित हुए हैं, उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी हानिया शामिल हुए थे। बड़े नेता थे हमास के, और उनको मार गिराया है इजराइल ने। ये खबर आ रही है, अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, डेवलपिंग न्यूज़ है। इस पर आपको और भी आगे जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और ये भी फिर कहीं ना कहीं डी एस्केलेशन की जो संभावना जो बढ़ रही थी इजराइल के बीच में, हमास के बीच में, जो चीज़ें लग रहा था कि शायद अब सुधर जाएंगी, हालांकि अभी भी हिजबुल्लाह के साथ वो वॉर की स्थिति वहाँ पे है। थोड़ा सा देखना होगा कि अच्छा ये ग्लोबल डेवलपमेंट फिर किस तरह से शिप आउट होते हैं। ये खबर आपके सामने, इजराइल के हमले में इस्माइल हानिया, ये हमास के चीफ थे, और तो मतलब कि थोड़ी सी ना दिक्कतें शायद बढ़ सकती हैं। देखते हैं कि अच्छा इसका क्या फिर से रिटेलिएशन को लेकर फिर से बदले की भावना से हमास क्या कोई कार्रवाई करता है, कुछ होता है वहाँ पे। तो मिडिल ईस्ट के डेवलपमेंट्स पर हमारी ये बारीक नज़र बनी रहेगी, और जो भी अपडेट्स निकल के आते हैं उस पर हम फोकस ज़रूर करेंगे। लेकिन इस बीच निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खबर है। सोनी बताइए, पावर ग्रिड सफाई आ गई, कल हमने तेज़ी भी देखी शेयर में। वैसे पावर ग्रिड जैसी कंपनी जो कि सेफ स्टॉक है, फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, स्टेबल एक काउंटर है, क्या लगता है 350 वाला जो भाव है उसके आसपास क्या कोई पोजीशन लेनी चाहिए तेजी का? अभिषेक जी, यहाँ पे पावर ग्रिड में हम देखेंगे तो कल 360 के रेंज को क्रॉस कर नहीं पाया है, वहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। और आज हम देखेंगे तो ऑप्शन चेन के अनुसार 350 को सस्टेन अगर करके दोबारा 356 358 को टेक आउट करता है, तो वो रेजिस्टेंस क्रॉस करके टुवर्ड्स 370 के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है। बट कॉल में वहां पे ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग नहीं है,
तो अगर क्रॉस नहीं कर पाता है और 350 के नीचे दोबारा आज ब्रेकडाउन देता है तो थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाएगा। कॉल राइटर्स काफ़ी भारी हो जाएँगे उस लेवल को डिफेंड करने के लिए और वो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो अगेन वो दोबारा टुवर्ड्स 340 330 के रेंज में रीटेस्ट होते हुए नज़र आएगा। सो काफ़ी एक क्रिटिकल लेवल पे क्लोज़ दिया है। आज ओपनिंग के बाद थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। 15 मिनट तक हमको देखना पड़ेगा कि 350 और 360 के कॉल और पुट राइटर्स में एडिशंस कैसे हो रहे हैं, उसके अनुसार आपको पता चलेगा कि वो सपोर्ट ब्रेक करेगा या रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकता है आज। ठीक है, पावर ग्रिड को लेकर ये व्यू। एक और शेयर फोकस में रहेगा, वो है इंडस टावर का। कल हमने देखा था कि शेयर ने रिकॉर्ड बनाया था इंट्राडे में और ठीक ठाक गेंस पर जाके बंद हुआ था, लेकिन बोर्ड ने 2640 करोड़ रुपए के बायबैक को अप्रूवल दिया है। हालांकि प्रीमियम है सिर्फ 4% का। राहुल शाह जी, ये बताइए किस तरह से देख रहे हैं आप डेवलपमेंट को? 4% का प्रीमियम शेयर प्राइस पर क्या असर देखेंगे आज हम? आप देखिए कि इंडस टावर लास्ट 2 महीने में क्या रिटर्न्स आए हैं स्टॉक के अंदर से। तो ऑब्वियसली स्टॉक 300 रुपए वाला लास्ट 2 महीने में 450 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। तो ऑब्वियसली स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न तो दे ही चुका है। उसके QIP के बाद मेरे ख्याल से कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर जाता हुआ देखने को मिला। तो मेरे ख्याल से 4% प्रीमियम फ्रॉम द यस्टरडेज क्लोजिंग प्राइस मेरे ख्याल से डिसेंट है मार्केट के हिसाब से। तो जिस तरह से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड है क्वाइट फेवरेबल है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक में रिटर्न तो बनेगा ही और एनी डिक्लाइंस जो होगा इस स्टॉक के अंदर तो मेरे ख्याल से लेने की मेरी सलाह रहेगी इसके अंदर। ठीक है, इंडस टावर को लेकर ये व्यू। बाय ऑन डिप्स की सलाह है। 6 महीने में देखिए 106% का सॉलिड रन इंडस टावर ने दिया है और बाकी हम टेलीकॉम कंपनीज को भी देख रहे हैं। हाल फिलहाल थोड़े से एक्शन में रही हैं, थोड़े से टैरिफ को लेकर इंक्रीज है, ये चीज़ें भी सपोर्ट देने का काम कर रही हैं। थोड़ा फंड इन्फ्यूज़न कुछ कुछ कंपनीज में, जैसा कि वोडाफोन, वो चीज़ें भी सपोर्ट दे रही हैं। चलिए कुछ और शेयरों पर जरा हम फोकस करते हैं और एक और सेगमेंट है, उसमें खबर ये आ रही है कि ऑनलाइन गेमिंग पर फोकस है। सरकार 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दे सकती है। राहुल जी, आपसे ही, आप बने रहिए, आपसे ही इस पर जरा व्यू लेंगे। नज़ारा टेक या फिर डेल्टा कॉर्प, ये शेयर फोकस में रहेंगे। ये डेवलपमेंट आपको लगता है कि फिर से एक नया पुश दे पाएगा इन शेयरों को? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बड़ा कुछ पुश दे पाएगा ये सब स्टॉक्स को, बिकॉज ऑब्वियसली ये स्टॉक्स मेरे ख्याल से वैल्यूएशन पे जो ट्रेड हो रहा है तो मेरे ख्याल से कोई रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। मे बी ट्रेडिंग बैट के लिए ये न्यूज़ के पीछे स्टॉक 10-15% चल सकते हैं, बट आई थिंक नथिंग बियॉन्ड दैट। सो मेरे ख्याल से आप देखिए डेल्टा कॉर्प लास्ट 5 साल का रिटर्न देखिए विज़ावी मार्केट, या नज़ारा का जो वैल्यूएशन है तो भी कंपेलिंग नहीं है ये लेवल्स में। तो मेरे ख्याल से ट्रेडिंग बैट हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मैं मत मना करूंगा ये लेवल्स के बाद भी दोनों स्टॉक के अंदर। ठीक है, नज़ारा और डेल्टा कॉर्प को लेकर राय पर। चलिए अब कुछ एक और काउंटर्स पे नज़र डाल लेते हैं, जहाँ पे कल के सेशन में ही एक अच्छा मूव आते हुए दिखा। कुछ एक स्टॉक्स अच्छे मूवमेंट के साथ जो दिख रहे हैं उन पे चर्चा करेंगे। एक आरती इंडस्ट्रीज़ एक काउंटर है। एक बार सोनी, आपसे चार्ट चेक लेना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इसको, क्योंकि केमिकल काउंटर्स जो हैं अच्छा मूव दिखा रहे हैं। क्विकली कुछ स्टॉक्स पे अपनी राय दीजिए। आरती इंडस्ट्रीज़, क्या यहाँ पे प्रीवियस हाइज जो 770 के आसपास हैं वो क्रॉस कर सकता है ये स्टॉक? शशि जी, कल ही आपके शो में हमने आरती इंडस्ट्रीज पे बाय कॉल दिया है। इनफैक्ट ये हमारा एक ऑफिशियल रिकमेंडेशन भी है कल के डेट में, और बाय करने का रेंज है 736 पे दिया था, इनिशिएट किया था। 709.5 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट है 790। इंडस्ट्रीज, यहाँ पे इन स्तरों से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। एक स्टॉक है एंजल वन। यहाँ पे जो है, जिस तरीके के सेबी के कंसल्टेशन या फिर ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई हैं डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए, इन्वेस्टिक ने यहाँ पे अपना टारगेट प्राइस जो है वो कट किया है। 2500 के जो टारगेट्स दे दिए हैं, हमने देखते हैं
कि स्टॉक पे कोई इसका रिएक्शन होता है या नहीं, क्योंकि इन्होंने 3000 से अपना जो लक्ष्य घटाया है उसको अब 2500 कर दिया है। तो जितने भी ब्रोकिंग रिलेटेड काउंटर्स हैं उन पे आप नज़र ज़रूर रखिएगा। कल नतीजों के बाद एक्साइड इंडस्ट्रीज़ जो है वो कमज़ोर हुआ है। एक बार संतोष आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि ऑटो कंपनीज अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं पर एक्साइड में इंडस्ट्रियल और ऑटो दोनों प्ले आ जाता है। अनुमान से काफ़ी ख़राब नतीजे रहे, हालांकि कोई सी ब्रोकरेज ने अपने टारगेट प्राइस नहीं घटाए हैं क्योंकि वो आने वाले 2 से 3 साल के ग्रोथ को फैक्टर इन कर रहे हैं और अभी भी पॉजिटिव नज़रिया है। पर स्टॉक कैसा बिहेव कर सकता है शॉर्ट टर्म में? ये स्टॉक में हमने एक वर्टिकल राइज देखा था। स्टॉक करीबन 290 रुपए से हमको 600 रुपए 620 रुपए तक की रैली दिखाई थी और अब एक कहीं ना कहीं स्ट्रेच मूव के बाद अब टॉप आउट हो रहा है, एक करेक्शन के सिग्नल्स दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मुझे लगता है करेक्शन देखने को मिल सकता है। नियर टर्म में 500 रुपए का एक इमीडिएट टारगेट रहेगा, वहां जाके थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी इस कमजोरी में खरीदारी की जल्दबाजी ना करे, नीचे अच्छे लेवल मिल सकते हैं री एंट्री के लिए। के लिए जो है ये काउंटर तैयार सकता है, पर निचले स्तरों पे जो है आपको इस पे बाय करना है। कुछ और स्टॉक मेटल काउंटर्स में आज वेदांता भी फोकस में रहेगा क्योंकि यहाँ पे जितनी भी इनकी सब्सिडरीज़ को जितनी भी इनके यूनिट्स हैं उनको अलग अलग जो डीमर्ज करने की और सेपरेटली लिस्ट करने की जो कंपनी की तैयारी थी, अब उसको एक अप्रूवल मिलता हुआ नज़र आया है। इस काउंटर पर भी आप फोकस रखें। और कल के सत्र में हमने देखा था कि कुछ एक जो बेस कमोडिटीज़ थी उनमें ग्लोबल मार्केट्स में एक थोड़ा सा अपटिक ज़रूर आया था। एक बार सोनी आपसे ही समझना चाहेंगे कि वेदांता कैसे दिख रहा है आपको चार्ट पे, क्या यहाँ पे अगर मौका मिले तो खरीदना चाहिए? में इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट पे ही क्लोज है। 450 448 के रेंज में एक अच्छा सपोर्ट है। अगर उसको होल्ड करता है तो एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने का अटेम्प्ट जरूर कर सकता है। 460 पे उसका रेजिस्टेंस है, तो एनी मूव अब 460 आपको वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 475 480 के रेंज पे नजर आ सकता है। सो यहाँ पे कंडीशनल बाई ही रहना चाहिए। 460 के ऊपर अगर जाता है तो ही आप इसके ऊपर बाई कर सकते हैं। टारगेट्स 475 480 के लिए, और वहां पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना रहेगा 450। करंट लेवल पे बाई की सलाह नहीं, थोड़ा सा वेट एंड वॉच यहाँ पे करना बेटर है। लेवल्स पे बाय ना करें, 460 के ऊपर निकले अगर वेदांता तभी आपको इस पे बाय करना है। कहीं ना कहीं स्टॉक एक थोड़ा सा रेंज बाउंड ज़रूर हो चुका है, 470 के आसपास से क्यू टर्न लेता है पर निचले स्तरों पे 430 पे एक रीबाउंड भी दिखाता है। तो एक 40-50 रुपए की एक रेंज है जिसमें वेदांता फिलहाल दिख रहा है, पर 460 के ऊपर आप एक पॉजिटिव नज़रिया इस पे बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक और स्टॉक्स पे अगर हम नज़र डालें तो इस समय से एबी कैपिटल में भी कोई जोश नहीं है। क्या ये और जो है थोड़ा सा और साइडवेज हो सकता है राहुल, या फिर ये कंसोलिडेशन से जल्दी बाहर निकलता हुआ आएगा एबी कैपिटल? कोई राय इस पे? तो मेरे ख्याल से हम देखें तो सभी एनबीएफसी स्पेस के अंदर यही रहा है कि मेरे ख्याल से साइडवेज रहा है, और एबी कैपिटल में भी सेम वे मेरे ख्याल से साइडवेज रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से एक क्वार्टर के नंबर्स के बाद मेरे ख्याल से देखने होंगे कि क्या रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। पर मेरे ख्याल से ये स्टॉक भी जिस तरह से परफॉर्मेंस आया है तो आई डोंट थिंक सो बड़ा कुछ मूव आ सकता है। तो 10-12% का मूवमेंट दे सकता है ये लेवल से। तो मेरे ख्याल से दूसरे एनबीएफसी वीजा भी एबी कैपिटल would be a better bet rather than just buying an AB capital. BFCs पर भी आप नजर डालिए, एबी कैपिटल पे आपके लिए राय पर। चलिए अब 9 बज चुके हैं और वक्त चला है 9 बजे के नवरत्न शेयर्स जानने का। रोज की तरह शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये लिस्ट के साथ। शरद बताइए आज आपके नवरत्न शेयर्स कौन से हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो 3 अर्निंग्स में लूँगा वो मेरे नवरत्न में जो है बिलोंग करते हैं। सबसे पहला रहेगा डिक्सन टेक। नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 101% का उछाल देखने मिला है, और जो मोबाइल सेगमेंट है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने मिली है। ईएमपीएस सेगमेंट में भी जो है स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ आया है, और कंपनी की जो कमेंट्री है स्पेशली जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को लेके वो जो है बहुत बुलिश नज़रिया रहा है। V2 रिटेल की बात करें, हमारा दूसरा स्टॉक, नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, नेट प्रॉफिट 3 गुना बढ़ चुका है, और देखा जाए कंपनी ने 10 नए स्टोर्स फर्स्ट क्वार्टर को उन्होंने लाए थे। तो ये तो हमारा दूसरा स्टॉक है। और जो तीसरा स्टॉक है जो हमने देखा, वेल्थ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है उनकी जो अच्छी मूवमेंट आई है, नुवामा में देखा हमने, आनंद राठी में देखा, और अब जो है 361 में भी हम लोग देख रहे हैं अच्छे नतीजे आए हैं। मुनाफा ऑलमोस्ट 34% बढ़ा है, और एयूएम कारोबार भी मजबूत रहा है। दोनों ही सेगमेंट वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट दोनों का ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है।
अब हम चौथा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ऑन मोबाइल, नज़ारा टेक, डेल्टा कॉप। इन स्टॉक्स का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है 100% एफडीआई इन्वेस्टमेंट जो है ला सकती है ऑनलाइन गेमिंग को लेके। तो ऑफकोर्स इन स्टॉक्स को अपने रडार में रखिएगा। इंडस टावर के जो है नतीजे लार्जली वीक थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि बायबैक की अनाउंसमेंट आई है। लगभग 2500 करोड़ के ऊपर का ये बायबैक आया है। बायबैक लगभग 2% इक्विटी का रहेगा और बायबैक प्राइस 465 यानी कि लगभग 4% के प्रीमियम पे है। भारतीय एयरटेल हालांकि जो प्रमोटर है इस बायबैक में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। और याद रखिए जो रिकॉर्ड डेट है इस बायबैक का वो 9 अगस्त को है। अगर जब वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बायबैक में तो एयरटेल का जो स्टेक है इंडस टावर में 48.95% से बढ़ के जो है 50% हो सकता है। हमारा छठवां स्टॉक रहेगा अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। यहाँ पे इनका 6000 करोड़ का QIP इशू खुल चुका है। फ्लो प्राइस 1027 रुपये का है, यानी कि लगभग 8 से लेकर 9% डिस्काउंट हमारी चैनल चेक्स हुई है, जहाँ से पता चल रहा है कि GQG पार्टनर्स और कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है इंटरेस्ट दिखा रही है इस QIP में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत सारे ब्रोकिंग स्टॉक्स हैं जैसे कि एंजल वन, IIFL सिक्योरिटीज़, MOFSL और इवन आपके एक्सचेंजेस में BSE जो लिस्टेड स्पेस में, जहाँ पे सेंटिमेंटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि सेबी ने कंसल्टेशन पेपर रिलीज़ किया FNO में, जहाँ पे थोड़े रूल्स टाइटन हुए स्पेशली रिटेल सेगमेंट के लिए। हमारा आठवां स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज। इस पर अगर बात करें तो CLSE की रिपोर्ट आई है परसिस्टेंट सिस्टम्स में। अब यहाँ पे उन्होंने अपग्रेड किया आउट परफॉर्म, और पहले ही अंडर परफॉर्म का रेटिंग था और टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है 1675 रुपये से बढ़ा के ऑलमोस्ट 5525 रुपये कर दिया है। और इसका दो अहम बात जो है सामने आती है। सबसे पहला आता है कि जो इन कंपनी की डिजिटल कैपेबिलिटीज़ है SaaS और हाइपर स्केलर्स के सेगमेंट पे, यहाँ पे बुलिश नज़रिया बना है और फॉरकास्ट कर रहे हैं ब्रोकिंग हाउस कि एक मिड टू लेके हाई टीन्स यानी कि 13 से लेके 19% तक का ग्रोथ जो है रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिल सकता है और एक 100 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन भी हो सकता है, ये ब्रोकिंग हाउस का कहना है। तो मैंने आपको 8 स्टॉक्स तो बता दिए, लेकिन हमारा आखिरी स्टॉक, हमारा आखिरी सेगमेंट है खबर का। इस पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा खबर है वो है CMS इन्फो सिस्टम्स। अब यहाँ पे खबर आ रही है कि कंपनी को एक बड़ी ATM कैश मैनेजमेंट सर्विसेज की जो है ऑर्डर आ सकती है एक PSU बैंक से। इस ऑर्डर साइज़ जो है 300 करोड़ के ऊपर हो सकता है और हमारे चैनल से एक सजेस्ट कर रहे हैं कि PSU बैंक्स को जो है रिकैलिब्रेशन की जो है बहुत सारे इंक्वायरीज आ रहे हैं। अब जो रिकैलिब्रेशंस होता है जब ATM में चेंजेस होती है सॉफ्टवेयर की और थोड़ी सी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो वो जो है डिमांड पिकअप हो गया है। तो बाकी अन्य इंडस्ट्री प्लेयर्स को भी जो है ये रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो इस सेगमेंट को, इस थीम को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारे शेयर्स बताने के लिए। मेहमानों का पैनल पूरी तरह से तैयार है हमारे साथ और हमने एक सेगमेंट और आपके लिए लेके आते हैं, वो है ब्रेकआउट शेयर्स। कुछ ब्रेकआउट शेयर्स मैंने आपके लिए निकाल दिए हैं, आज उनको ध्यान दीजिएगा। मैंने कल भी आपके सामने रखे थे और मैं इसको चेक भी करवाता हूँ सभी एक्सपर्ट से, और बाज़ार खुलने के बाद भी इसको हम देखते हैं। तो एक एक करके शेयर पता करते हैं और टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपको उस पर राय देते जाएंगे। ध्वनि पटेल भी इस बीच मेरे को कार्यक्रम में दिख रही हैं। ध्वनि, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपका भी आज कार्यक्रम में स्वागत है। सोनी, आपसे शुरू करें। पहले जरा पेट्रोनेट LNG पे चलते हैं। पेट्रोनेट LNG जरा देख के बताइए, आज प्लस करना चाहिए? हमारे हिसाब से तो बढ़िया चार्ट है, बढ़िया मूवमेंट है इसके अंदर। देखिए जी, पेट्रोनेट का जो एक ब्रेकआउट आया था 355 के ऊपर, वो अभी भी सस्टेन है। सो एक जब तक वो 355 के ऊपर होल्ड कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, तो बाउंस बैक कर सकता है। बट रेजिस्टेंस है इसका 380 पे। सो यहाँ पे थोड़ा सा करंट लेवल से 360 इसी रेंज पे आप बाय कर सकते हैं। 355 का ही छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने के लिए 380 का टारगेट रहेगा। 380 को अगर क्रॉस करते हैं तो एक्सटेंडेड टारगेट 392 तक जा सकते हैं। दूसरा एक शेयर मेरे को लग रहा है जो कंसोलिडेशन के साथ चल सकता है, उस शेयर का नाम है येस बैंक। मेरे को लग रहा है कि इसका कंसोलिडेशन का समय आ गया है वापस से और ये बढ़िया कंसोलिडेट करके एक मूवमेंट की तैयारी कर रहा है। येस बैंक पे एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। ध्वनि, एक बार आप येस बैंक चेक करेंगे? ये मैंने आवरली वीकली चार्ट डाले, मैं इसको डेली कर देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपको और नोटिस हो पाए इसके अंदर मैं क्या बात कहना चाहता हूँ। एक बार ज़रा देखिए, ये कंसोलिडेशन था, एक्चुअली उसका ब्रेकआउट हो रहा है। जी बिल्कुल डिम्पल जी, यहाँ पे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के साथ साथ यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि इसका जो हाईएस्ट पीक आप डेली चार्ट पर देख रहे हैं, वहां से अगर आप एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बनाए तो उसका एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी वहां पे देखने को मिलेगा। जैसे ही स्टॉक यहाँ पे 26 से 27 रुपए का लेवल जैसे के ऊपर अभी हम फिलहाल उसी लेवल के पास ट्रेड कर रहे हैं, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट करेगा
तो इसके अंदर फर्दर मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ दिखेगा। इसका टारगेट आप ऊपर की तरफ रख सकते हैं 30 रुपीज का, जहां से वापस से थोड़ी सी सप्लाई देखने को मिल सकती है। तो आप करंट लेवल से जैसे ही 26 से 26.5 रुपए का रेट भी यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो आप इसको प्लस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे लगा के रखना रहेगा तो 24.50 रुपए। ये बहुत ही अहम यहाँ पे ईएमए भी है, आपकी 50 की ईएमए जो है वो यहाँ पे बनती है। तो अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, बट जब तक इस रेट के ऊपर बना हुआ है तो इसके अंदर मोमेंटम ट्रेड बन सकता है। एक शेयर मेरी लिस्ट में और भी है, मैं उस शेयर को भी आपको जरा दिखाना चाहता हूँ। उस शेयर का नाम है नाइका। एक बार जरा इसका डेली चार्ट दिखाना नाइका का। कल इसके अंदर बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम आया और मैं बताऊँ ये 2024 कब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम है। कल जो इसके अंदर आया था नाइका के अंदर 2024 कब तक का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है सिंगल डे के अंदर हुआ, और क्या बढ़िया कैंडल बनी है इसके अंदर। सोनी एक बार आप इसको चेक करना नाइका, ये आपको नाइका के ही कोड से मिलेगा। वैसे तो कंपनी का नाम FSN ई-कॉमर्स के नाम से है। जी जी, यहाँ पे हम देखेंगे चार्ट्स पे तो डेफिनेटली कल काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है वॉल्यूम के साथ, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर लेवल होल्ड करता है 192 पे तो स्टॉक टुवर्ड्स 210 टू 112 एक बार टेस्ट कर सकता है और होल्ड कर सकते हैं इसको 192 के सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ। को भी आपने बाय के स्टैंप लगवा दी। मैम आपके पास ना पूरे राइट है, इनफैक्ट मैं सभी मेहमानों के पास, कि भाई जिसको गिराना है गिरा भी सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हम आपके सामने रख रहे हैं तो आपको हाँ या ऐसे ही कुछ बोलना है। आपको लग रहा है शेयर में दम नहीं है, ड्रॉप इट, उसको छोड़ दो। उसकी जगह कोई दूसरा है तो आप दे दो, नहीं है तो छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। अपने को बहुत अच्छे से ट्रेड पकड़ के रखने हैं और उसी से अपने को सिर्फ चाहिए मार्केट के अंदर पैसा। एक NLC इंडिया नाम की कंपनी है, एक बार संतोष सर आप ये देखना, NLC इंडिया नवेली लिग्नाइट के नाम से पहले हुआ करती थी, अब इसको आजकल NLC इंडिया बोलते हैं। ये ऑन अटेम्प्ट टू मेकिंग हाई है। मैं अपने चार्ट से भी दिखाता हूँ, आज भी 2 रुपये ऊपर खुल रहा है। एक बार इसको आप और देख लेंगे आप। ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग है। आप देखोगे तो 2008 के जो हाई थे उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है कंफर्टेबली, और एक मुझे लगता है मोमेंटम जारी रहेगा। 300 के लेवल के ऊपर टिकने में कामयाब होता है तो आपको 330 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। इस मोमेंटम को चेस करना चाहिए। नीचे जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा आपका 280 के आसपास आ रहा है, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके 330 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, एक शेयर मेरी लिस्ट में और है, उस शेयर का नाम वैसे तो NTPC में लेना चाहता था, लेकिन मैं NTPC को छोड़ के एक बार एक APL के नाम से जुड़ी हुई कंपनी है, APL लिमिटेड। एक बार जरा वो दिखाइएगा। अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स के नाम से है उसका नाम, APL के नाम से मिलेगी आपको, APL। संतोष सर एक बार जरा ये चेक करना, अलेम्बिक के नाम से होगी। यस जिम्पी, ये स्टॉक वैसे तो ओवरऑल बुलिश है, बट एक कल हमने थोड़ा सा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखी, हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक और देखने को मिले आपको। अगर ये मिले स्टॉक 1100 रुपए के आसपास तो वहां एंट्री के मौके ढूंढना चाहिए। अभी थोड़ी सी और हो सकता है 70-80 रुपए का एक्शन आए, लोअर लेवल से खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए इसमें। ठीक है, एलेम्बिक को लेकर ये व्यू। इस बीच आप खबर देख रहे होंगे, वो आ रही है एंजल वन को लेकर कुछ ब्लॉक्स लगी हैं। हालांकि शेयर में हम देख रहे हैं कि प्री ओपन में करीब करीब 2.5-3% नीचे ये शेयर जाकर सेटल हुआ है। सारी की सारी जितनी ब्लॉक्स लग रही हैं आपकी स्क्रीन पर सारी डिटेल्स निकल के आ रहे हैं। लेकिन एक बार जरा सोनी आप बताइए, एंजल वन ऊपरी स्तर से हमने लगातार इस शेयर में प्रेशर देखा है। अब 2100 रुपये के आसपास का भाव है, और ये सेबी की जो कंसल्टेशन पेपर है FNO को लेकर निश्चित तौर पर ये हिट करेगा जो भी ब्रोकिंग कंपनीज हैं। आप एंजल वन को लेकर क्या सलाह देंगी? डिप आए जिनके पास हैं, क्या वो निकल जाएं इससे? अभिषेक जी, यहाँ पे हम चार्ट्स पे देखेंगे तो 2000 पे उसका एक अच्छा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस यहाँ पे जाके 2340 पे है। अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो चार्ट्स के साथ थोड़ा सा रिवर्सल टुवर्ड्स 2600 2650 के लेवल्स पे नजर आ सकता है। सो इम्पोर्टेंट है कि वो 2000 सपोर्ट को होल्ड करते रहे, और अगर उसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली और भी गिरावट यहाँ पे नजर आ सकती है चार्ट्स पे। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी यहाँ। थोड़ी सी और गिरावट इसमें बढ़ सकती है एंजल वन को लेकर ये व्यू। ग्रेन्यूल्स सोनी आप जरा बताइए, कल हमने बढ़िया तेजी देखी ग्रेन्यूल्स के शेयर में, करीब करीब 4% के आसपास की। क्या ये तेजी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 500 रुपए के भाव से लगातार ये शेयर चल रहा है और अब तो 600 के दरवाजे पर खड़ा है ये। ग्रैन्यूल्स में मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस अप्रोच हो रहा है। 600 का एक रेजिस्टेंस है, कल
कि इतनी तेजी के बाद भी 600 के कॉल पे ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड नहीं हुए हैं। सो कहीं ना कहीं अराउंड 600 वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है, बट ऑफ कोर्स वो ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग दिया है, तो 575 5 के रेंज में एक अच्छा सपोर्ट भी है। सो कहीं पे ये लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे मुझे लगता है कि साइडवेज रेंज बन जाएगा एक बार 600 टेस्ट कर जाने के बाद। सो अगर कोई ऑलरेडी लेके रखें तो 600 पे यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर देना वाइज है। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टॉक्स हमने आपके लिए और पता किया। खैर एक दो शेयर मैंने और भी निकाल रखे हैं, वो भी हम मौका देख के आपके सामने रखेंगे। रजत बोस जी इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका करते हैं स्वागत। 2 मिनट का समय, जल्दी से उनकी पहले कॉल समझ लेते हैं। रजत सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर आपकी आज की कॉल्स क्या हैं, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जिसको आज आप देखेंगे, वॉच करेंगे? देखिए, पहले तो मैंने अदानी एनर्जी का जिक्र करूंगा, क्योंकि अदानी एनर्जी ये आज के दिन शुरू में ही काफी बढ़ चुका है, बट इसमें काफी मतलब ऑल द मूविंग एवरेजेस उसमें एक बुलिश सेटअप बन चुका है, तो ये काफी ऊपर जा सकता है। अभी अगर 1156 में खुलने के बाद में थोड़ी सी नीचे आए, मतलब करीब करीब से 1130 से 40 के बीच में आए, तो उस टाइम पे आप लेने का प्रयत्न करिए और नीचे 1090 के स्टॉप लगाइए। ऊपर में ये 1200 सवा 1200 तक जा सकता है। एक चीज खुलासा कर देना चाहता हूँ, मैं कोई इंट्राडे कॉल नहीं देता हूँ, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म कॉल देता हूँ, कभी कभी लॉन्ग टर्म कॉल भी देते हैं, तो ये एक शॉर्ट टर्म कॉल है। तो ये अदानी एक शॉर्ट टर्म कॉल है, ठीक है। रजत सर मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ, एक्चुअली ना मार्केट खुल रहा है, आपका एक शेयर तो मेरा नोटिस हो गया अदानी एनर्जी वाला, मैं दूसरा शेयर अभी जस्ट बाजार खुल जाए उसके बाद मैं वापस आपके पास आके पता करता हूँ। खैर मार्केट की ओपनिंग इस बीच हो रही है। टॉप गेनर्स के तौर पर आज आपको टाटा स्टील दिखेगा, BPCL दिखेगा, हिंडाल्को, ब्रिटानिया दिखेगा, मारुति दिखेगा। आज थोड़े पक्के शेयर भी आपको मार्केट के अंदर दिख रहे हैं, और टिपिकली कल ही मार्केट ने थोड़ी भी क्रिएट की है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बड़े शेयरों पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, खासकर HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T, TCS, इन्फोसिस और ये सभी शेयर्स, क्योंकि वेटेज है, इनको आप दूर नहीं कर सकते। मार्केट खुला, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद अच्छी आई है, 29 पॉइंट की बढ़त के साथ मार्केट खुला हुआ है। ध्यान रखिएगा, सुबह राहुल घोष भी यही आपको बता के गए हैं कि 25,000 का एक रेजिस्टेंस है और वापस से 24,600-650 का एक सपोर्ट एरिया है। एट द मिडल ऑफ दिस गेम हम है, 40 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी ट्रेड हो रहा है। बैंक निफ्टी में 31 पॉइंट की बढ़त है, 51,500 के आसपास 51,200 का इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। ये जाएगा तो फिर धीरे धीरे करके बियर्स का प्रेशर आपको नोटिस होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि टूट ही जाएगा, बट धीरे धीरे करके आपको देखेंगे थोड़ा हर्डल्स बढ़ते जाएंगे। स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडाइसेस आपकी स्क्रीन पे, IT का इंडेक्स करीब 1/4% की बढ़त के साथ है। जरा दिखाइए स्क्रीन पर आपकी टॉप गेनर्स, पहले तो टाटा स्टील दिखाइए, फिर BPCL दिखाइए, और उसके बाद फिर हिंडाल्को दिखाइए, ब्रिटानिया दिखाइए। सभी के सभी शेयर्स ऑलमोस्ट डेज हाई पे में आके कामकाज कर रहे हैं। खुलने के बाद इनमें किसी में कोई स्लगिशनेस नहीं देखने को मिल रही है, बाकायदा थोड़े तेज हैं। स्टील वाली कंपनीज नोटिस करने वाली है, एक्चुअली स्टील एंड मेटल्स बोथ हम, तो उसमें हिंडाल्को, टाटा स्टील की लीडरशिप है। ऑटो में आज मारुति अच्छा चल रहा है। इसके अलावा जो वीक काउंटर्स हैं उसमें आप देखेंगे एक्सिस बैंक है, रिलायंस वीक तो है, शुरुआत उसकी लाल निशान में हुई, लेकिन अभी तक ज़्यादा उसने एक्सटेंशन नहीं किया अपनी गिरावट का, और इस समय अभी तक रिलायंस की अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो 10 रुपये की गिरावट है, और HDFC बैंक में 1 रुपये की बढ़त है। ये 2 बड़े शेयर भी मैंने आपको नोटिस करवा दिए। इसके अलावा TCS, इन्फोसिस, L&T और HUL, ये एक बार और स्क्रीन पर फायर कर दो, ताकि ये 5-6 बड़े शेयर्स का हम नोटिस कर लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। TCS फ्लैट है, इन्फोसिस भी दिखाना, इन्फोसिस भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, HUL भी दिखा दो और एक L&T और दिखा दो। HUL और L&T 9 रुपये ऊपर HUL है, थोड़ा कंजम्पशन का प्ले है तो मार्केट का जिटरी रह सकता है वापस से, और एक बार जब L&T दिखाना वो भी फ्लैट है। तो जो मैंने 5-6 शेयर बड़े देखे हैं उसमें से मेरे को कहीं भी एज सच कोई लीडरशिप वाला शेयर अभी नहीं दिख रहा, HUL के हिस्से को छोड़ के। अदरवाइज वैसे तो सब कुछ ठीक ही है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं। इंडिया विक्स में भी कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं है शुरुआत में, नहीं तो टिपिकली आप 8-8, 10-10% का स्विंग देखते थे पहले 10 से 15 मिनट में, आज वो भी एब्सेंट है। तो इसका मतलब ये है कि आज बाज़ार पूरी तरह से फ़िलहाल रेंज में रहेगा। आज एक और चीज़, 31 तारीख की आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है जुलाई की, थोड़ा डिले है, हफ्ता भर डिले है ये, करीब करीब लास्ट एक्सपायरी 25 तारीख की थी निफ्टी की। तो देखते हैं क्या होता है। आज थोड़ा बैंक निफ्टी पर ध्यान रखिएगा, अगर ये कहीं भी 21,200 के आसपास टेस्ट करने के लिए आए
है तो एक छोटा सा अटेम्प्ट ले सकते हो, नहीं तो छोड़ना चाहो तो वो भी छोड़ सकते हो। ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है कि इंडाइसिस के अंदर आपको ट्रेड करना ही है, बट वेट एंड वॉच जरूर करो। आज थोड़ा मेरे को लग रहा है वाइल्ड स्विंग है, बट बैंक निफ्टी आपको और दे सकता है। ठीक, अब आ जाते हैं जरा कुछ और शेयर्स पे। एक बार जरा हीट मैप भी लेके आइएगा, वहाँ से भी आपको थोड़ा शेयर्स का आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे कैसी कैसी मजबूती देखने को मिल रही है। जैसे मैं बताऊँ, एक टोरेंट पावर है, गेल है। गेल के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। कल मैं इसके नंबर्स को स्टडी कर रहा था, बहुत ही शानदार नंबर आए गेल के, और गेल भी आज करीब 4% ऊपर आके कामकाज करता हुआ। ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है, आप देख रहे हो कि 2-3 मेटल काउंटर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसमें से हिंडाल्को है और थोड़ी देर पहले आपको स्टील कंपनीज भी दिखेंगे। परसेंटेज में थोड़ा कम है इसलिए नहीं आ पा रही है, अदरवाइज तो स्टील कंपनीज में भी थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही है शुरू। एनटीपीसी अडानी ग्रुप के अडानी एंटरप्राइजेस चल रहा है। सन फार्मा कल टूटा, आज रिवर्सल है इसका। भारतीय एयरटेल भी दिख रहा है और सबसे ऊपर आपको मारुति दिखेगा। इसके अलावा जो नीचे वाली लेयर है उसमें आपको टाटा कंज्यूमर्स के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान है। देखते हैं नुकसान कितना और एक्सटेंड होता है। थोड़ा वाइल्ड ट्रेड होने लग गया टाटा कंज्यूमर्स में, ये इसके डीएनए में नहीं है, इसके नेचर में भी नहीं है, बट हो रहा है ऐसा, तो आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा। इसको अलग से मार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हीट मैप हो गया। अब जरा छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है वो समझ लेते हैं, फिर ओपनिंग के ट्रेड लेंगे। और रजत सर का एक ट्रेड और भी पेंडिंग है। उन्होंने डिस्क्लोजर भी दिया है कि वो शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं देते, अमूमन थोड़े अच्छे ट्रेड, फैंसी ट्रेड देंगे आपको होल्ड करने वाले। ऑलरेडी उन्होंने एक अडानी एनर्जी के बारे में बता दिया, और शेयर भी उनसे पता कर लेंगे। तो पहले छोटे मझोले शेयर्स का थोड़ा आकलन करवा लेते हैं। ठीक है, मिड कैप इंडेक्स की रफ्तार थोड़ी सी बेहतर है इंडेक्स के मुकाबले, फ्रंटलाइन के मुकाबले। आप देखिए करीब 0.5% ऊपर ये इंडेक्स कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर हमको शेयरों की बात करें, ग्रेन्यूल्स की भी हम चर्चा कर रहे थे। ग्रेन्यूल्स आज है वायदा का टॉप गनर, करीब 4% के आसपास की तेजी वहां पर है। गैस वाले शेयर चल रहे हैं। गेल में के नंबर्स भी अच्छे आए थे और एक सिटी की रिपोर्ट भी थी। गेल के शेयर को हम देख रहे हैं 4% ऊपर है। डिक्सन के भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे। डिक्सन एक रिकवरी वाले फेज में भी है। बजट से पहले ये शेयर गिरा था, उसके बाद ये अभी लगातार चल रहा है। डिक्सन में 3.5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा अगर हम कुछ शेयरों की बात करें, टोरेंट पावर में आज एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। करीब 7-7.5% ऊपर ये शेयर है और ये लगातार चल रहा है टोरेंट पावर का शेयर। इसके अलावा फार्मा में सुवेन फार्मा, ये आपके फोकस में होना चाहिए। सुजलॉन का भाव हो गया है 70 रुपये। बहुत पुरानी बात नहीं है, आप इसको 50 रुपये के आसपास घूमते हुए देख रहे थे। अब नोटिस कीजिए 70 रुपये के आसपास सुजलॉन का भाव हो गया है। बोरोसिल रिन्यूएबल 571 रुपये का भाव इसका हो गया है और तेजी पर शुरुआत हुई है। बोरोसिल रिन्यूएबल जो है ये सोलर पैनल के लिए ग्लास बनाने का काम करती है और बजट में जो कुछ ऐलान हुए थे वो सपोर्ट भी इसको करते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ी अच्छी शुरुआत यहाँ पर है। कुछ डिफेंस वाली कंपनीज, गार्डन रीच में शुरुआत ठीक हुई है। मैक्रोटेक के नंबर्स अच्छे थे, मैक्रोटेक की भी शुरुआत ठीक ठाक हुई है। जीएमआर एयरपोर्ट लगातार हम देख रहे हैं कि अब 100 रुपये के ऊपर जाकर ये टिक रहा है, वहाँ से कुछ बाइंग होते हुए इसके लिए दिख रही है। अच्छा, एक शेयर बड़ा तेज मूव हमने देखा शुरुआती सत्र में। वाडीलाल इंडस्ट्रीज को जरा चेक कीजिएगा कि अच्छा उसमें क्या हुआ था। ठीक है, छोड़ देते हैं वाडीलाल को। जमुना ऑटो 4-5% ऊपर ये शुरू किया इसने। सुवेन फार्मा, टालब्रोस ऑटो, स्किपर पावर सेगमेंट की ये कंपनी है। ये कुछ एक्शन है जो आप मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में होते हुए देखेंगे। चलिए, हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं और उनसे ये समझते हैं कि आपके लिए शुरुआती जो बाजार का जो मूव है उसमें ट्रेड के मौके कहां पर मिल रहे हैं। ओपनिंग ट्रेड की करेंगे शुरुआत। ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत सोनी आपसे करेंगे। बताइए कहां पर आपकी नजर गई है, क्या ट्रेड करें अभी? अभिषेक जी, पहला जो मॉर्निंग में रेकमेंड की थी पॉलीकैब में, उसमें पास अभी डे हाई के पास ये है, सो उसमें कंटिन्यू करना चाहेंगे फॉर इंट्राडे ट्रेड एज वेल, सेम लेवल्स पे। और दूसरा एक फ्रेश ट्रेड यहाँ पे डॉक्टर लाल पाथ लैब पे रेकमेंड करना चाहूंगी, जो कि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे है, सो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। 3000 के अच्छे सपोर्ट के साथ कंटिन्यू करें, बट आज वो 3120 के लेवल के ऊपर भी अच्छा सपोर्ट देके ब्रेकआउट दे रहा है। सो यहाँ पे टारगेट है आपका 3200 और इंट्राडे बेसिस पे आपको यहाँ पे जो स्टॉप लॉस फेस करना है वो रहेगा 3070 पे। ठीक है, 3200 रुपये का टारगेट। डॉक्टर लाल पैथ लैब लगातार मोमेंटम में ये शेयर है और 3138 रुपये का भाव है। एक बढ़िया शेयर आपके लिए खोज के निकाला है सोनी जी ने। ध्वनि जी, आप बताइए आपके रडार पर कौन सा शेयर आया है, क्या खरीदना है अभी?
जी बिल्कुल। मेरी तरफ से यहाँ पे पहली बाय की रिकमेंडेशन जो रहेगी वो है आईबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। स्टॉक का अगर हम कल का मूव देखते हैं तो स्टॉक ने यहाँ पे अपनी अहम मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करा है और शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी विटनेस करने को मिला है। आज फॉलो अप मूव इसके अंदर देखने को मिल रहा है, तो आप करंट लेवल से इसको बाय कीजिए। आपका जो टारगेट ऊपर रहेगा तो 185 तक का अप मूव इसके अंदर एक्सपेक्टेड है। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके रखना रहेगा नीचे की तरफ में, तो यहाँ पे 172 का स्टॉप लॉस लगाए। यहाँ पे दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है एशियन पेंट्स का। एशियन पेंट्स ने कल भी नोटिस करवाया था ऑप्शंस के जरिए, जहां पे हमने एक बाय रेकमेंड करा था, उसका भी मैं अपडेट देना चाहूंगी कि हमने 80 रुपए में यहाँ पे 3000 की कॉल ऑप्शन जो बाय करने की रेकमेंड करी थी, उसका यहाँ पे फर्स्ट जो टारगेट है वो 106 के पास अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो आपको वहां पे गेन्स देखने को मिलेंगे। इसको आप कैश के जरिए भी ट्रेड कर सकते हैं। चैनल ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो एशियन पेंट्स को अगर आप करंट लेवल से बाय करते हैं तो आपका ऊपर की तरफ जो टारगेट इसके अंदर बनता है यहाँ पे, तो फर्स्ट टारगेट इसका 3100 का रहेगा और उसके बाद इसमें 3180 तक के अप मूव एक्सपेक्टेड है। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करके रखना रहेगा नीचे, तो आप इसमें 2980 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। 2980 ये हो गया एशियन पेंट्स के लिए स्टॉप लॉस। 3100 3180 रुपए के ये दो टारगेट हो गए। ध्वनि जी, आपने अभी इंडिया बुल्स हाउसिंग के बारे में बताया, नाम चेंज हो गया, आपने अभी चेंज नहीं किया अपने डेटाबेस में? हम भी चेंज कर लेंगे इसको। जी, मुझे चेंज यहाँ पे सम्मान कैपिटल हो गया अब तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये इसको हम भी डेटाबेस में अपडेट कर लेंगे। इंडिया बुल्स हाउसिंग का जो नाम है वो हो गया है सम्मान कैपिटल, SAMMAN कैपिटल, सम्मान कैपिटल। ठीक है, ये दो शेयर हैं ध्वनि जी के रडार पर। रजत सर, आप बताइए, आपकी नजर में कौन सा शेयर है, क्या स्पॉट किया है आपने ओपनिंग ट्रेड में अभी? देखिए, आप लोगों के लिए जो स्पॉट करके रखा था वो 189 पे मैंने IEX बोलना चाहता था, लेकिन अभी 194 रुपया हो गया है, बट फिर भी आप खरीद सकते हैं। अभी 187 के नीचे स्टॉप लगा के 200 और 210 यहाँ तक का एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट, ये एक अच्छी पैटर्न पे है। ये सॉसर पैटर्न है और सॉसर पैटर्न के जरिए ये ऊपर की तरफ चलेगा और इसमें काफी अच्छी बाइंग भी हो रहा है। पिछले 2-3 दिन में काफी अच्छी बाइंग भी हुआ है, तो इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर जो है वो मुझको अच्छा लगता है, वही सेम सॉसर पैटर्न उसमें भी है। तो वो टाटा कंज्यूमर आज के दिन जो नीचे की तरफ आए हैं, 20 डे मूविंग एवरेज का टेस्ट कर रहा है, तो फिलहाल 1171 पे है। ये 1171 पे लीजिए, 50 डे मूविंग एवरेज उसका स्टॉप लॉस रहेगा 1187। ऊपर में काफी अच्छी मूवमेंट होगा, 1240 भी पार करके जाएगा। ये मीडियम टर्म कॉल है। 1187 रुपए का स्टॉप लॉस। 1187 रजत सर, आपने क्या ये 40 के ऊपर जाएगा ऐसा ही उम्मीद करता हूँ। खरीदना है इसको 1187 पे है? अभी करंट प्राइस में खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ेगा नहीं, ऊपर जाएगा, 1240 भी पार कर लेगा। ठीक है, ठीक है, 1240 रुपए का इसका टारगेट होगा टाटा कंज्यूमर। एक बार जरा स्टॉप लॉस भी बता दीजिए सर, स्टॉप लॉस कहां प्लेस करें? 1137, अभी 1173 पे है। 1137 शॉर्ट टू मीडियम टर्म कॉल है, 1240 भी पार करके जाएगा। इसका जो सेटअप है उसी सेटअप के अनुसार इसको ऊपर चलना है, वो चलेगा। ठीक है, 1137 रुपए पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 1240 के टारगेट टाटा कंज्यूमर के लिए। कंजम्पशन स्टॉक्स हम देखने की एक्शन में हैं आज, हालांकि थोड़ी सी आपको कमजोरी इसमें जरूर दिख रही होगी। संतोष जी, आपका फोकस कहां पर है, आप क्या लॉन्ग कर रहे हैं अभी? हाँ, यस अभिषेक, मेरे रडार पर टाटा पावर है। टाटा पावर को हम देखें तो 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ रहा है। वॉल्यूम मॉर्निंग में ही करीबन 35 लाख
वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते नजर आएगा। तो स्टॉक शायद जो अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई था करीबन 460 रुपए के आसपास, वो शायद आज के सत्र में ही दिखाते नजर आए। तो टाटा पावर पे लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 447 का, पहला टारगेट 460 62 का, उसके ऊपर निकलता है तो 475 का अगला टारगेट रहेगा। 447 ये है स्टॉप लॉस। 475 तक के टारगेट, 450 रुपए को पार करके ये शेयर कारोबार कर रहा है। हालांकि हमने कई बार देखा है कि नहीं इस लेवल को इसने क्रॉस किया है, लेकिन फिर वहीं पर 460 465 यहाँ पर ये रुक जाता है। देखते हैं कि ये मूव कितनी सस्टेन कर पाती है। फिलहाल आपको इमीडिएट जो टारगेट है वो है 460 रुपए के, 447 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ये आपको ट्रेड करना है। चलिए कुछ और शेयरों पर व्यू लेंगे अपने एक्सपर्ट से। बाजार में हम देख रहे हैं कि मतलब 25,000 का जो रेजिस्टेंस है ना वो बिल्कुल काम कर रहा है। आज भी 50 अंकों की तेजी है। निफ्टी देखिए बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है। निफ्टी बैंक की बात कर लें तो 12 अंक कमज़ोर है, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड हो रहा है। हालांकि मिड कैप में स्मॉल कैप में थोड़ा रुझान ज़्यादा है, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि एडवांस डिक्लाइन जो रेशियो है अब वो है 2:1 का। 2 शेयर चढ़ रहे हैं तो 1 शेयर गिर रहा है। इस तरह का बाजार अभी फिलहाल आपको दिख रहा है। लेकिन पावर में पावरफुल मूव्स हैं और कंजम्पशन भी आज थोड़े से फ्रंट पे आ रहे हैं। आईटीसी पर कोई ट्रेड बन रहा है सोनी? अभिषेक जी, आईटीसी में हमारा ऑफिशियल रिकमेंडेशन है, बाय करने का रेंज है यहाँ पे 96 496 से 99 इसी रेंज पे रेकमेंड किया था, और स्टॉप लॉस है 473.75। डेफिनेटली एक अच्छे रेंज पे है, ये बाय करने के लिए अक्यूमुलेट कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे रहेगा 525 का, पहला ट्रांजिशनल प्ले रहेगा। 25 का पहला टारगेट है। जो फिलहाल है यहाँ पर भी जो है ये स्टॉक अच्छा मूव दिखा सकता है, पर पोजिशनली यहाँ पे आप एक नज़रिया बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ एक फार्मा काउंटर्स भी जो है ज़बरदस्त एक्शन में है आज, क्योंकि हमने देखा था कि ग्रैन्यूल्स के कल नतीजे आए थे, वो स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रैन्यूल्स इंडिया अब 600 के भी पार निकला है। अगर आपको याद होगा तो 520 530 का जब इसने रेंज क्रॉस किया था तो हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स ने इसको हाईलाइट किया था। हमने भी ये हाईलाइट किया था कि फार्मा में तेज़ी है, फार्मा के काउंटर्स को आपको पिक करना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि ग्रैन्यूल्स इंडिया 540 के ऊपर जब इसने ब्रेकआउट दिया डिसाइसिवली, 3 से 4 एक्सपर्ट्स ने जो है इसको रेकमेंड किया था, और आप देखिए नतीजों के बाद और भी ये तेज़ी दिखा रहा है। इसके अलावा जाइडस लाइफ साइंसेज, क्योंकि फार्मा में कुछ एक सेलेक्ट काउंटर्स हैं ख़ास तौर से जहाँ पे फंडामेंटली जो है काफ़ी अच्छी स्टोरी बिल्ड हो रही है। ग्रैन्यूल्स एक टर्न अराउंड स्टोरी थी। जाइडस लाइफ साइंसेज, ऑरोबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे अगर हम आने वाले 2 से 3 साल की पाइपलाइन की बात करें तो वहाँ पे कंपनी काफ़ी अच्छा काम है। जाइडस पे भी कई सारे ब्रोकरेजेस की अच्छी रिपोर्ट है। एक बार संतोष आपसे समझना चाहेंगे, 2% की तेजी है यहाँ पे, 1200 के पार निकला है, कैसे देख रहे हैं आप इसे चार्ट्स पे? यस, सबसे पहले मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि हमने बजट वाले दिन मेरा भी ग्रैन्यूल्स पिक था जब ये 520 रुपए के आसपास था, और मैंने ये चीज हाईलाइट की थी कि इस थीम को अगले 6 महीने के लिए ध्यान रखिए, जो सीडीएमओ थीम है, एपीआई वाली थीम है। क्योंकि एक तो पहली चीज तो यहाँ पे वैल्यूएशंस का भी कंफर्ट है, और यहाँ पर लाइक डिफेंसिव बेट भी, और यूएस में भी एक बिल पास होने का है कि बायो सिक्योरिटी का, तो उस चक्कर में ये थीम आपके रेडार पे होना चाहिए। यहाँ पर पिछले कुछ 2-3 सालों से बहुत ज्यादा गेन्स भी देखने को नहीं मिला है। मुझे लगता है ओवरऑल फार्मा थीम विल डू वेल। जाइडस लैब की बात करें तो मुझे लगता है कि मोमेंटम जारी रहेगा। 1250 के ऊपर अगर ये टिकता है तो हमको शायद 1320 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो इस मोमेंटम को चेस कीजिए। नीचे स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1220 का, और इमीडिएट टारगेट रहेगा तो 1320 का। ठीक है, तो ग्रैन्यूल्स इंडिया यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है फिलहाल। जो है अगर आपके पास है निचले स्तरों से तो आपको होल्ड करना है, पर आप लगातार देखिए फार्मा स्पेस में एक्शन है। जी हाँ, संतोष की भी पिक थी, मुझे याद था कि ग्रैन्यूल्स इनके रडार पे था, पर सिंजीन के भी देखिए नतीजे कुछ खास नहीं थे, पर स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके अलावा बायोकॉन, ये भी काउंटर लगातार जो है फोकस में है, यहाँ पे भी अच्छी तेज़ी है। एक बार सोनी आपसे समझना चाहेंगे, बायोकॉन आप कैसे देख रही हैं चार्ट्स पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 340 360 के रेंज में फंसा हुआ है कुछ दिनों से, पर क्या यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए अब? बायोकॉन में मूव ऑलरेडी हो गया है, थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे अवॉइड करना बेटर है, बिकॉज रेजिस्टेंस है उसका 375 पे, तो जब तक वो क्रॉस नहीं करता है फ्रेश अपसाइड नहीं आ सकता है। एंड फार्मा स्पेस में ऑलरेडी डिफरेंट स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे ब्रेकआउट पे चल रहे हैं, जैसे कि ओरो फार्मा, जाइडस लाइफ, ग्रैन्यूल्स,
तो उस कंपैरिजन में बायोकॉन थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन साइडवेज रेंज बना रखा है। तो बायोकॉन फिलहाल जो है एक साइडवेज चुका है क्योंकि मूव ऑलरेडी आ चुका है, पर आपको याद होगा बाजार खुलने से पहले हमने एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात की थी, वहाँ पे संतोष का भी जो है हमने राय ली थी, और अब देखिए डेज लो पे आता हुआ 1.5% की कमज़ोरी फिलहाल एक्साइड इंडस्ट्रीज़ आपको दिखा रहा है। अगर आप देखें तो अभी एक और न्यूज़ भी फ्लैश हो रही है कि BOJ ने जो है अपने जो रेट्स हैं उनको घटाया है, और आप देखिए बैंक ऑफ जापान ने माफ़ कीजिएगा पॉलिसी रेट को जो है बढ़ाया है, 0.25% कर दिया है। साथ ही साथ जो उन्होंने अपना आउटलुक बताया है उस पे भी नज़र है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो कुछ ग्लोबल मार्केट में भी एक्शन ज़रूर है। अगर हम देखें कि नास्डैक फ्यूचर्स जो हैं वहाँ पे तेज़ी है, 1% का उछाल जो है फ़िलहाल नास्डैक फ्यूचर्स दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आप नज़र ज़रूर रखिए। बैंक ऑफ जापान ने दरों में 0.25% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, इसको लेकर एक्शन भरपूर है। पर कुछ एक और काउंटर्स पे आइए, चलिए राय लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज कई दिनों बाद GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रा जो है लिस्ट में ऊपर आया है, 3% की यहाँ पे तेज़ी है। एक बार ध्वनि आपसे समझना चाहेंगे, GMR एयरपोर्ट्स 100 रुपये के ऊपर फाइनली निकला है, यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड? बिल्कुल फाइनली इसके अंदर जो 100 रुपीज का ब्रेकआउट था वो देखने को मिला है। एक रेंज स्टॉक ने यहाँ पे बना के रखा था जिसमें ऊपर 100 का लेवल हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, बट सपोर्ट लेवल जो है वो 93 92 लेवल्स के पास यहाँ पे काफी अच्छा बना था। तो करीब 7 रुपए का यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर हम रेंज ब्रेकआउट का भी टारगेट देखते हैं तो बनता है। तो यहाँ से फर्स्ट टारगेट जो है वो 107 से लेके 108 रुपीज तक का एक अपमूव आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ पे बनाए रखना रहेगा, तो आप नीचे की तरफ में यहाँ पे 98 के लेवल्स जो है उनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करके रखें। तो कुछ और स्टॉक्स भी हैं मेरे को जरा पता करनी है, मैं ज़रा पता भी कर लेता हूँ और मार्केट के अंदर थोड़ा मोमेंटम भी लेते हैं उसके अंदर। पहला एक शेयर जो मैंने लिस्ट में अभी निकाल के रखा है, अच्छा मैं आपको बता दूँ येस बैंक इन बिटवीन थोड़ा सा तेज़ है आज। येस बैंक ये कंसोलिडेट कर रहा है, बढ़िया तेज़ होगा, और मेरा ऐसा मानना है कि येस बैंक के अंदर धीरे धीरे करके पोजीशंस बनाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 26 रुपये आ चुका है, 26.5 हो गया। ये हमने कब से नोटिस किया था, 24 रुपये से करीब 2.5 रुपये चल चुका है। वहाँ से देखा जाए तो 2.5 रुपये 10% के बराबर होते हैं इस शेयर के अंदर, क्योंकि 26 रुपये तो शेयर ही है, तो 2.5 रुपये चलने वाला 10% है, ठीक रफ में। अब खैर इससे मल्टी बैगर है, इसलिए मैं उसके 10% की कैलकुलेशन को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी आपके पास स्टॉक अगर ग्रिप में आ जाता है, मान लो किसी का 24 साढ़े 24 का खरीदा हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, अब वो बैठा रहे, उसके पास तो जाने के लिए कुछ है ही नहीं। 24.5 का स्टॉप भी दे देगा तब भी उसका कुछ जाएगा ही नहीं उसका, तो अब आना ही आना है जितना भी चले ये स्टॉक। एक दो शेयर मेरे पास और भी हैं, मैं जरा नोटिस कराता हूँ। मेरे को रजत सर से आज पूछने हैं वो शेयर। रजत सर, कल हम एक शेयर निकाला था, वो भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है, एक बार आप देख लोगे तो शायद आप थोड़ा उसको ज़्यादा अच्छे से देख भी पाओगे, अगर जरा बताओगे भी इसमें करना क्या है। उस शेयर का नाम है UFO, 147 पे चल रहा है, मैं इसको रखना चाहता हूँ, एक बार जरा रिकमेंडेशन। UFO सर, UFO मूवीज इंडिया, राइट? इसमें भी एक छोटी सी सॉफ्टवेयर पैटर्न ये रखना सर, मैं इन्वेस्टर हूँ मैं इसमें। अच्छा, इसमें एक छोटी सी सॉसर बना है और ये एक बॉटमिंग आउट का सिग्नल भी दिया है, और पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से काफी अच्छी मूवमेंट 120 के आसपास से चला है। अभी ऊपर में 160 से 170 के बीच में कुछ सप्लाई आ सकता है, वो सप्लाई पार करने से ये 200 भी क्रॉस कर जाएगा। इसका सेटअप बहुत बढ़िया है, क्योंकि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत ही स्लो ग्रेडियंट से ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है, और बाकी मूविंग एवरेजेस भी अच्छा मतलब बुलिश मोड में आ गया है। और इसमें जिस दिन खरीदारी हुआ है उस दिन अच्छा ऊपर की तरफ भी मूवमेंट करके ये एक पर्टिकुलर लेवल जो कि 142 के आसपास था उसको भी क्रॉस कर लिया। तो दिस लुक्स लाइक अ वेरी गुड बेट, इसमें डेफिनेटली खरीदारी किया जा सकता है। ठीक है सर, आपने बता दिया, अच्छी बैट है, 165 तक आप टारगेट दे रहे हैं, तो ये शेयर हमारी नोटिस में होगा। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी हम आपको दे दें, ये हम शेयर सिर्फ और सिर्फ डाटा के बेसिस पर बता रहे हैं, और कल भी हमने इस शेयर के बारे में जिक्र किया था, कल ओपनिंग में भी किया था, क्लोजिंग में भी किया था,
और आज सुबह फिर से कर रहे हैं। इसका कोई मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी शेयर को ज़्यादा नोटिस करवा रहे हैं, बट अच्छे शेयर्स आपकी झोली में ज़रूर डलवाना चाहते हैं, ये हमारा होल पर्पस है। अब नोटिस कैसे होगा? ऐसे ही नोटिस होगा अगर हम बार बार उसके बारे में पूछेंगे तो। खैर एनी हाउ, ये डेज हाई पे आ गया। एक शेयर अजय सर आप और भी देखिए, काफ़ी दिनों बाद वो शेयर मेरी लिस्ट में आया है। उस शेयर का नाम है गोवा कार्बन। एक बार जरा देखेंगे शेयर आप, गोवा कार्बन 820 830 के आसपास चल रहा है। डेली चार्ट पे टिपिकली एक बढ़िया ब्रेकआउट वाला शेयर बन गया है। एक बार आपके रिकमेंडेशन चाहिए सर इस पे। recommended for choosing such good stocks because इसमें भी ये गोवा कार्बन में भी 200 डे को 3-4 बार तोड़ने का चेष्टा किया पिछले 2-3 महीना में, और अभी ये अपना 50 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ के ऊपर जा रहा है, तो इसमें अच्छी मूवमेंट होने की गुंजाइश है। मीडियम टर्म में मेरे को ये 900 क्रॉस करने के बाद में 925 से 950 तक जाते हुए दिख रहा है, खरीदारी किया जा सकता है। बट एक बार मैं आपको बोलता हूँ, इंजीनियरिंग R&D स्पेस में जो लीडर है KPIT को देखिए। KPIT में कुछ अच्छी मूवमेंट फिर से होने की तैयारी में है, उसका करेक्शन भी कम हो चुका है। ठीक है, तो सर KPIT के बारे में बताइए फिर क्या करना है। मैंने चार्ट अपनी स्क्रीन पर डाल दिया सर, डेली भी डाले और वीकली भी डाले हैं। आप एक बार जरा मेरे को नोटिस करवाइए सर, क्या इसमें देखना और कैसे इसमें ट्रेड करना है। इसमें आप 1873 का भाव है, अभी 1840 के नीचे स्टॉप लगाइए। ऊपर में ये जो पिछले हाई बनाया था करीब 1925 के आसपास, वो पार करके ये 2000 के ऊपर भी जाएगा, इसलिए इसमें खरीदारी किया जा सकता है। और इसका जो मार्जिन्स वगैरह है वो अगर आप स्टडी करेंगे तो एक चीज देखेंगे कि इस ग्रुप में जैसा LTTS है कि परसिस्टेंट है, इस कंपनी का परफॉर्मेंस वे बेटर ऑन दोज काउंट्स। मेरे पास में लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, लेकिन KPIT इज द बेस्ट स्टॉक इन दिस कैटेगरी। इसमें खरीद करके लंबी अवधि के लिए रखेंगे तो बहुत अच्छी मुनाफा मिलने की संभावना दिख रही है। ठीक है सर, अब तक हमने 3 शेयर डिस्कस किए हैं और तीनों के तीनों शेयर्स का मैं आपको अपडेट भी दे देता हूं, बता भी देता हूं कैसे चल रहे हैं। सर UFO 150 के पार है, 3% का गेन आ चुका है इसमें। गोवा कार्बन मेरा आपसे डिस्कस हुआ तो 829 तक का इसका इमीडिएटली अभी हाई बना, अभी 821-22 के आसपास चल रहा है, ये भी बाकायदा डेज हाई के आसपास ही है। तीसरा शेयर आपने जो बताया वो है सर KPIT दिखाइए एक बार जरा, KPIT टेक। तो ये शेयर भी आपको अच्छा बढ़िया डेज हाई पे आके खड़ा हुआ दिखेगा। सर जब इतनी चर्चा हो रही है, कुछ बेहतरीन शेयर आप हमको नोटिस कर रहे हैं, तो लगे हाथ में एक शेयर का आपसे और डिस्कशन करना चाहता हूँ। थोड़ा फैंसी काउंटर है वो भी मार्केट का। उस शेयर का नाम है ग्रीव्स कॉटन। एक बार सर इसको आप भी जरा देखिएगा और इसका वीकली देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा सर, मज़ा आएगा। सर हम भी आपको देख देख के सीखे हैं मार्केट के अंदर, तो ज़रा वीकली चेक कीजिएगा सर। आपको अगर ये ठीक लगता है तो फिर आप इसमें ज़रा गाइड कीजिए कैसे करना है इसमें। देखिए, कोई अगर क्लासिसिस्ट है, मतलब टेक्निकल्स में जैसा पैटर्न होना चाहिए उससे अगर थोड़ा सा डिफरेंट हो तो वो पैटर्न नहीं मानने के लिए तैयार होगा, उसकी बात अलग है। लेकिन ये अगर आपने पिछले फरवरी का महीना से जब ये गिरना चालू किया था 170 के आसपास से नीचे 125, इनफैक्ट 120 के भी नीचे गिरा था, अभी ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना है। सॉसर पैटर्न तो बोला नहीं जा सकता, डेफिनेटली कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना है। ये यही दिखा रहा है कि यहाँ से ये काफी दूर तक चल सकता है। ये एक मेजर बॉटम फॉर्मेशन इसके लिए बन चुका है, और ये इसका स्टॉप लॉस अभी जहाँ पे इसका 9 डे मूविंग एवरेज है, 9 डे मूविंग एवरेज फिलहाल जो मुझको दिख रहा है वो 167 पे है। 167 के नीचे स्टॉप लगाइए, ऊपर में 200 भी क्रॉस करेगा ऐसा उम्मीद करके 200 से 210 तक मुझको ये जाते हुए दिखता है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म में ही 210 पार करना चाहिए, क्योंकि इसमें जितना जोश है, जितना मोमेंटम है, और इसमें खरीदारी जब होता है तब बहुत जबरदस्त रूप से खरीदारी भी होता है, तो ये ऊपर चलेगा। आपने बहुत अच्छा स्टॉक चुना है, ये लग रहा है कि अच्छी मूवमेंट देगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने हमारे बारे में ये भी बोला कि हमने अच्छे स्टॉक्स ढूंढे हैं सर, आपसे सीख सीख के हम यहाँ तक पहुँचे हैं
और उम्मीद करते हैं कि ये इन सभी स्टॉक्स का बेनिफिट होगा। फिर से बता देता हूँ, रजत सर से मेरे 4 स्टॉक्स अभी डिस्कस हुए बैक टू बैक, KPIT, गोवा कार्बन, UFO और ग्रीव्स कॉटन। तो एक ग्रीव्स कॉटन, UFO, गोवा कार्बन और KPIT भी सब पे आपको रिकमेंडेशन मिली हुई है। आप चाहें तो इसमें से 1 लें, 2 लें, चारों लें, जैसे अब आपको अपने वित्तीय सलाहकार गाइड करते हैं वैसे लीजिएगा। ये हमने सभी शेयर्स अभी आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। आगे बढ़े, संतोष मीना के पास भी चलता हूँ मैं। एक शेयर उनसे भी मेरे को पता करना है, मैंने अपनी लिस्ट में निकाल रखा है वो शेयर भी। अच्छा, वैसे बाय द वे मैं बता देता हूँ कि येस बैंक करीब करीब 4% ऊपर है। SRF दिखाइए एक बार, 2600 भी पार हो गया, आज 2% की तेज़ी है। आज जब सुबह केमिकल्स वाले शेयर्स के बारे में डिस्कशन हो रहा था तो मेरे को 2-3 दिन से SRF हम नोटिस करवा रहे हैं आपको बार बार। 2600 पार हो गया संतोष सर, ये 2400 से चला हुआ शेयर है, 2600 आया हुआ है, अभी प्रॉफिट बुक करना है कि और चलेगा? डिम्पी, मैं कहूँगा कि अभी बुक करने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। मुझे लगता है इस स्टॉक में आपको आने वाले शायद साल भर में 4000 प्लस के लेवल भी देखने को मिले। केमिकल स्पेस कई सालों से अंडर परफॉर्म कर रही थी, बड़े दिनों बाद एक मुझे लगता है मोमेंटम बनते दिख रहा है और ये शुरुआत है। तो अभी कई स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आने वाले 1-2 साल में शायद आपको डबल होते भी दिखेंगे केमिकल स्पेस में। तो केमिकल स्पेस में बने रहना चाहिए। मुझे लगता है एक साल का व्यू लेके आप अच्छे स्टॉक्स खरीद के रखोगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। आज मैंने सुबह सुदर्शन केमिकल भी दिया था, वो भी 3% आज ऊपर है। तो अच्छे स्टॉक पिक कर लीजिए और एक पोर्टफोलियो बना के रख लीजिए। 20-25% के गेन देख के बुक करने की जल्दबाजी ना कीजिए, आपको शायद बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं आने वाले 1 साल में। ठीक है, केमिकल स्टॉक्स पर संतोष जी का ये व्यू। कुछ और शेयरों को देखेंगे, एक बार जरा काम कीजिए। BSE लेकर आएगा और CDSL लेकर आएगा। ऑलमोस्ट एक ही प्राइस वाइज देखेंगे तो एक ही भाव के आपको दोनों शेयर दिखेंगे, 2,500 रुपए के आसपास के। BSE का शेयर भी आज ऊपर है और आज CDSL का शेयर भी ऊपर है। हालांकि रजत सर, ये जो CB की ड्राफ्ट जो गाइडलाइन आई है FNO को लेकर, ये तो थोड़ी नेगेटिव खबर होनी चाहिए एक्सचेंजेस के लिए, थोड़ा वॉल्यूम पर इम्पैक्ट डालेगी। हालांकि हम देख रहे हैं कि BSE का शेयर ऊपर है। आप जरा ये खबर भी जरा समझाइएगा हमको, और BSE के बारे में ये बताइए कि क्या ये जो रिकवरी वाला जो दौर है ये अभी जारी रहेगा? हमने देखा है कि स्टॉक 2800-2900 रुपए के आसपास था, वहां से गिर के ये 2200-2300 हो गया था, अब तो संभलने की कोशिश कर रहा है ये। जो 2 स्टॉक के बारे में आपने अभी मेंशन किया है, मतलब BSE और CDSL, BSE का चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इसमें देखिए पिछले 8 सेशन के अंदर ये बॉटम बना के ऊपर चला है, थोड़ी सी छोटी सी एक करेक्शन दिखाया और आज के दिन वही करेक्शन का लेवल से शुरू करके अभी 2550 पर है और ये ऊपर की तरफ चलेगा, ऐसे ही उम्मीद करना चाहिए। 2750 का टारगेट मिनिमम हासिल होना चाहिए आने वाले दिनों में, और ऊपर में 3000 क्रॉस करने से ये दोबारा 3200 का लेवल भी छू सकता है। ये देखिए बहुत महीनों के बाद में जब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट होता है, उस टाइम पे इंस्टीट्यूशन या बड़ा बिग प्लेयर्स वो लोग पोजीशन लेते हैं और इसमें वही दिखाई दिया है। तो इसमें अच्छी खरीदारी की संभावना दिख रहा है और अभी मूविंग एवरेजेस भी यही इंडिकेट कर रहा है कि एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट डेफिनेटली आने वाला है। अभी हम लोग इतना जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म प्लेयर्स कुछ प्रॉफिट बुक कर ले, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लेयर्स डेफिनेटली इसमें अभी हाजिर हो जाएंगे। और जहां तक CDSL का सवाल है, CDSL ये बहुत अच्छी सिचुएशन पे है, लेकिन एक रेजिस्टेंस इसको क्रॉस करना पड़ेगा। 2550 से 2600 के बीच में कुछ सप्लाई आ सकता है। वो सप्लाई अगर पार करके ये ऊपर की तरफ चलना चालू करे तो एक अच्छी मूवमेंट जहां पे आप 2750 से 2800 तक भी देख सकते हैं। ठीक है, 2750-2800 रुपए CDSL के लिए, 3000-3200 ये BSE के लिए। थोड़े से आपको ये बड़े टारगेट से थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। ध्वनि, आज थोड़ी देर पहले भी सोनी ने सजेस्ट किया था डॉक्टर लाल पैथलैब को खरीदने के लिए। उसी सेगमेंट की और कंपनी थायरोकेयर, हालांकि थोड़ा ज़्यादा चल गया ये, पता नहीं पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए आपसे, लेकिन 52 हफ्ते का ऊपरी स्तर इसने बनाया है 840 रुपये का, 827 का भाव है फिलहाल। थायरोकेयर नंबर से इसके अच्छे आए थे कुछ दिनों पहले, हफ्ते भर पहले करीब इन्होंने अपने नतीजे दिए थे और नतीजे बड़े सॉलिड पेश किए थे और उसके बाद से शेयर चल रहा है। कितना चलेगा अभी, आपको क्या लग रहा है?
कि अभिषेक जी, यहाँ पे जो चार्ट स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, तो स्टॉक ने एक काफी अच्छा ही मोमेंटम यहाँ पे दर्शा दिया है। तो इस हिसाब से अगर आप अभी कोई फ्रेश एंट्री करते हैं तो इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल नहीं बनेगा। बट इसी ओवरऑल लैब्स का जो हम सेक्टर यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसमें लॉरस लैब्स, उसके चार्ट काफी इंटरेस्टिंग बने हुए हैं। खास करके इसका वीकली चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो लॉरस लैब्स के अंदर अभी भी मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 500 रुपीज तक का ऊपर का यहाँ पे टारगेट बनता है और ओवरऑल फॉर्मेशन भी यहाँ पे बुलिश एक्शन दर्शा रहा है। नीचे जो स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना पड़ेगा, तो 450 रुपए यहाँ पे स्ट्रिक्टली आप एज ए स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर 500 रुपए का टारगेट इसके अंदर मैं रेकमेंड करती हूँ। स्लैब यहाँ पर भी आप नज़र रखिए क्योंकि फार्मा काउंटर्स में काफ़ी अच्छा एक्शन है और अजंता फार्मा भी एक स्टॉक है जिसमें एक अच्छा मूव आया है। तो हम लगातार कुछ अच्छे फार्मा स्टॉक्स जो हैं आपके लिए हाईलाइट ज़रूर कर रहे हैं। पर इस बीच एक बार इंडेक्स पे नज़र ज़रूर डालिए क्योंकि निफ्टी बैंक अब लाल निशान में फिसला ज़रूर है। यहाँ पे मामूली सी 40 अंकों की ही गिरावट है पर ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर आया है। जुबिलेंट फूड वर्क्स, एक बार इस पे सोनी माफ़ कीजिएगा, सोनी हमारे साथ नहीं है, ध्वनि आपसे राय लेना चाहेंगे। जुबिलेंट फूड वर्क्स कैसा दिख रहा है क्योंकि कई समय बाद जो है स्टॉक में एक अच्छा मूव आया है और अपने प्रीवियस हाईज कम से कम 580 के आसपास जो इसका रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करता हुआ दिखा है। कैसे देख रहे हैं आप इस मूव को और क्या यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है? या डेफिनेटली इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम वीकली चार्ट्स इसके देख रहे हैं, मल्टी टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यहाँ पे बुलिश एक्शन बना हुआ है। वीकलीज पे इनफैक्ट स्टॉक ने यहाँ पे जो 590 की एक रेजिस्टेंस बना के रखी हुई थी उसको भी ब्रेक करा है और फर्दर इसका मोमेंटम जो है वो ऑन द हायर साइड एक्सटेंड कर रहा है। इसके अंदर आपको बाय करके चलना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करनी है तो आप 589 रुपीज का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और टारगेट जो इसका आपका हायर साइड पे बनता है। तो स्टॉक अभी भी यहाँ पे अभी तो एक्शन इसके अंदर शुरू हुआ है। पोजिशनली इसके अंदर जो टारगेट है वो 620 से लेके 650 रुपीज तक एक्सटेंड होते हैं। 2650 यहाँ पर आप नज़र रखिए। जुबिलेंट फूड वर्क्स काफ़ी अच्छा मूव आ रहा है इसमें, इस पे आप ध्यान रखिए। पर गेल एक दूसरा काउंटर है जहाँ पे देखिए सुबह से ही मजबूती है और एक एक करके आप देखिए आपको वैसे काउंटर्स पिक करने हैं जहाँ पे थीम बेस्ड भी बाइंग हो रही है, साथ ही साथ वो काउंटर्स अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर रहे हैं। PSU पैक में से थीम हमने हाल फिलहाल जो आपके लिए पकड़ी थी वो थे BPCL, HPCL में एक अच्छा मूव देखा। इसके अलावा NTPC, पावर ग्रिड, इन सभी में हमने चर्चा की और उसके बाद स्टॉक में अच्छे मूवमेंट्स भी आए। अब गेल भी आप देखिए 240 के भी पार निकला है और होल्ड कर रहा है। संतोष, यहाँ पे अगर बड़े टारगेट्स ध्यान में रखने हैं क्योंकि ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, मैं अगर देख पा रही हूँ तो कहीं ना कहीं नवंबर 2023 में 120 का होता था, वहाँ से डबल 240 के भी पार निकल चुका है ये मात्र 9 महीनों के अंतराल। कैसे देख रहे हैं आप गेल और इसमें और कौन से बड़े टारगेट्स ध्यान में रखने चाहिए अगर किसी को पोजिशनली लेना है यहाँ पे? ये सस्ती यहाँ पर हमको एक एक्सपेंशन फेज देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है तेजी जारी रहेगी, तो धीरे धीरे 300 रुपए की ओर बढ़ेगा और इमीडिएट बेसिस आपको 260 का एक टारगेट मेंटेन करके रखना चाहिए। नीचे अपना स्टॉप लॉस सेल करके चल सकते हो। सपोर्ट मुझे लगता है 238 का रहेगा। ऊपर में बेसिस पे 260 का टारगेट रहेगा और आप थोड़ा सा लंबा समय का व्यू रखते हो तो 300 रुपए के टारगेट के लिए भी होल्ड रख सकते हो। ठीक है, तो 300 के जो है लंबे समय के टारगेट्स जो हैं गेल इंडिया पे आप ध्यान में रखिए। जितने भी लेवल्स हैं वो हाईलाइट किए संतोष ने, तो इस काउंटर पे भी आप नज़र डालिए। पर रजत जी, आपसे भी समझना चाहेंगे क्योंकि एक एक करके देखिए PSU बैंकिंग स्पेस में इतना एक्शन नहीं है पर PSE इंडेक्स में कई सारे काउंटर्स हैं पावर रिलेटेड, ऑयल एंड गैस थीम, ये अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। PSE में से कोई आपका फेवरेट बेट जो कि आप शेयर करेंगे? पावर एंड ऑयल एंड गैस पैक में आप ONGC डेफिनेटली देख सकते हैं। ONGC में ऑलरेडी काफी अच्छी मूवमेंट तो हो चुका है बट फिर भी ये ऊपर की तरफ चलेगा। लगता है कि 338 का अगर क्रॉस कर जाए तो फिर ये 350 के आसपास भी जा सकता है। और इसको छोड़ के आप NTPC देखिए, NTPC में भी काफी अच्छी मूवमेंट नजर आ रहा है। NTPC जिस तरीके का मूवमेंट आज दिया है ये अपना वीकली जो बॉलिंजर बैंड है उसको तोड़ के ऊपर चल रहा है।
तो इसको नेक्स्ट टारगेट होगा 423, उसके बाद में 427। अगर 427 का लेवल भी क्रॉस कर जाए तो ये 445 तक भी जा सकता है। ये काउंटर आप ध्यान में रखिए। देखिए ओएनजीसी पिछले 4 से 5 दिनों में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट भी कर रहा है, 400 तक भी जा सकता है, तो ओएनजीसी पे आप खास तौर से नज़र रखिए। काफ़ी शानदार पिक रजत जी आपकी तरफ से, पर इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी करना चाहेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पे चर्चा करने के लिए। पर जाते जाते कोई डिस्क्लोजर जो कि आप देना चाहेंगे सर? देखिए, जो स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस किया है, जिसमें रिकमेंडेशन दिया है, उसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन केपीआईटी का जिक्र करते हुए मैंने लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज का बात भी किया है। तो वो लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज एक एग्जांपल के रूप में मैंने दिया है, तो वो उसमें कोई रिकमेंडेशन तो नहीं दिया, लेकिन वो मेरी पोर्टफोलियो में है। बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी आज का डिस्क्लोजर देने के लिए। आपका फिर से इंतज़ार करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए ईटीना स्वदेश पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब वक्त है ऑप्शन की रणनीति जानने का, और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। तो आज के ऑप्शंस के चैंपियन रणनीति बनाने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। बताइए आज की ऑप्शन की रणनीति कौन सी है? मॉर्निंग सृष्टि, देखिए रणनीति लॉन्ग साइड में है, स्टॉक है एशियन पेंट और काफी अच्छा ब्रेकआउट एशियन पेंट में देखने को मिल रहा है। काफी शॉर्ट्स यहाँ पे बिल्डअप हुए थे, वो कवर होते हुए नजर आ रहे हैं और एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे बना है और पिछले 6 से 7 महीने का जो कंसोलिडेशन था वो अब यहाँ पे निकल चुका है। तो एक फॉलोअप मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 3200 प्लस काइंड ऑफ लेवल्स हमें अंडरलाइन में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन एट द मनी का 3060 का कॉल ऑप्शन हमने खरीदारी करने की सलाह दी है यहाँ पर 74-76 के रेंज में, बट थोड़ा सा स्पर्ट यहाँ पे आ चुका है पिछले कुछ मिनटों में। तो थोड़ी सी डिप मिले 80 रुपीज के आसपास है तो भी इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 54 रुपए का होगा और पहला टारगेट 95 का था जो कि ऑलमोस्ट उसके पास आ चुका है, इसीलिए पहला टारगेट अब यहाँ पे बढ़ा के 120 का रखना होगा एंड सेकंड टारगेट होगा 140 का। और इस पर्टिकुलर काउंटर का जो लॉट साइज है वो 200 का है, इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो 4000 का रिस्क है एंड रिवॉर्ड 9000 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे एशियन पेंट्स 120 एंड 140 के टारगेट के लिए कॉल ऑप्शन 3060 का लॉन्ग करने की सलाह होगी। एशियन पेंट्स यहाँ पे आप रखिए नज़र। जो क्रूड में हम नरमी देख रहे थे, हम बात भी कर रहे थे कि पेन काउंटर्स पे आपको फोकस करना चाहिए और एशियन पेंट्स क्या शानदार मूव, ऑप्शन के ज़रिए आप इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश हमें आज की रणनीति बताने के लिए। पर एशियन पेंट्स के साथ साथ मैं बर्जर पेंट्स भी चेक कर रही थी, 555 जो कि इसका प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी रहा है और अब कहीं ना कहीं शायद रेजिस्टेंस भी बने, पर उसको रीटेस्ट कर रहा है ये स्टॉक, तो इस पर भी आप नज़र ज़रूर बनाइएगा। बर्जर पेंट्स भी अभी फिलहाल डे हाई पे है। देखिए इंडेक्स के लेवल पर एक रेंज का ही कारोबार हो रहा है। निफ्टी करीब 30 अंक ऊपर, निफ्टी बैंक के 50 अंक नीचे, लेकिन स्टॉक्स में एक्शन में ज़रूर देख रहे हैं। अच्छा ध्वनि, ज़रा एक बार ना सुजलॉन आप चेक करेंगी, क्योंकि हमने देखा था कि बजट के बाद भी शेयर चल रहा है। मार्च में 35 रुपये वाला शेयर था, आज 70 रुपये हो गया। ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर दिख रहा है। जिन्होंने मान लीजिए 50-55 के रेंज में एंट्री की होगी, क्या वो प्रॉफिट टेकिंग कर लें या फिर आपको लगता है कि नहीं, जो इसका बुलिश मोमेंटम है वो आगे भी कंटिन्यू करेगा? अभी डेफिनेटली अभिषेक जी, जिन्होंने यहाँ पे नीचे के सत्र से एंट्री करी है तो उनसे तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप इसको होल्ड करके रखें। ओवरऑल यहाँ पे इस स्टॉक के लिए मैं वीकली चार्ट्स को यहाँ पे देखना प्रेफर करती हूँ और अभी भी इसके अंदर मोमेंटम जो है वो आपको ऊपर की तरफ बना रहेगा। इसका जो नेक्स्ट सप्लाई जोन यहाँ पे बनता है तो करीब यहाँ पे 80 रुपए के पास देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए तो देयर इज मोर मोमेंटम लेफ्ट ऑन द हाई साइड इसके अंदर, तो बने रहे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। आपकी जो अभी यहाँ पे पोजीशन है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे 58 रुपीज के पास ले आए और ये पोजीशन को फर्दर कंटिन्यू करें। ठीक है, सुजलॉन को लेकर ये व्यू। संतोष जी, पावर सेक्टर में एक छोटे साइज की, मतलब रिलेटिवली छोटे साइज की कंपनी है, वो है स्किपर।
ये ट्रांसमिशन से जुड़ी ही कंपनी है ये। नंबर्स इसके अच्छे आए थे। आज हम देख रहे हैं कि शेयर में बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है, करीब करीब 5-6% के आसपास तेजी, 425 रुपये का भाव है। स्किपर क्या और चलेगा, और जिनके पास नहीं है क्या फ्रेश तेजी कर सकते हैं इसमें? ये सब एक स्ट्रक्चर काफी अच्छा स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है। फ्रेश एंट्री थोड़ा सा रिस्की रहेगी क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, लेकिन किसी के पास है तो बने रहना चाहिए कि जिसका जो पोटेंशियल टारगेट आ रहा है वो 480 से 500 रुपए तक का आ रहा है। अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी है तो कभी कोई डिप मिलता है आपको 380 से 70 के, तो वो एंट्री के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। बट जिसके पास है उसको बने रहना चाहिए 480 से 500 के टारगेट के लिए। ठीक है, जिसके पास है वो बने रहे। स्किपर को लेकर ये व्यू। ध्वनि, सन टीवी जरा देखिए, धीरे धीरे करके ये शेयर अच्छे से चला है पिछले हफ्ते भर में या 10 दिन में। सन टीवी कितना चलेगा अभी, ये क्या टारगेट्स आपको लग रहे हैं, क्योंकि हफ्ते भर में प्लस 100 रुपीज कर लिए हैं सन टीवी ने। डेफिनेटली यहाँ पे ऑब्वियसली ऑन द हायर साइड मोमेंटम देखने को मिल रहा था, बट ओवरऑल यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट कर रहा है कि ये थोड़ा सा अब यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी आपको विटनेस करने को मिलेगा। तो अराउंड 900 के लेवल के पास मेरी सजेशन रहेगी कि इसके अंदर आप एक बार के लिए एग्जिट कर जाइए। जैसे ही इसके अंदर फर्दर मोमेंटम उसके बाद बढ़ता है तो फ्रेश पोजिशन बनाई जा सकती है, बट करंट पोजिशन के लिए 900 का यहाँ पे टारगेट लगाएंगे, वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ठीक है, सन टीवी को लेकर ये व्यू। कल नंबर आए थे इंडिया मार्ट के और नंबर्स ठीक थे, खास तौर से उसमें मार्जिन का आंकड़ा बड़ा अच्छा था। हमने कल शेयर को चलते हुए भी देखा, लेकिन आज आ गई है इंडिया मार्ट के शेयर में प्रॉफिट टेकिंग। और इस वक्त जो शेयर है ये है निफ्टी का, निफ्टी में वायदा वाले जो शेयर्स हैं, माफ कीजिएगा वायदा वाले, उनमें टॉप लूजर है 6-6.5% की। क्या इंडिया मार्ट संतोष जी और गिरेगा? स्टॉप लॉस कहां पे लगा के रखें? ये सभी शेख मेरा व्यू, हालांकि इंडिया मार्ट को लेकर बुलिश था। कल नतीजे ऐसे अच्छे आए थे, कुछ चीजों को लेकर मिक्स बैग था। लोअर लेवल से फिर से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 2850 के आसपास इसमें 20 डे मूविंग एवरेज आ रहा है, तो यहाँ से रिकवरी की संभावना है। तो मेरे हिसाब से इस गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। 2800 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर यहाँ से रिकवरी आती तो शायद ऊपर में आपको 3300 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। ठीक है, 3300 रुपए तक की आपको अपसाइड इसमें देखने को मिल सकती है इंडिया मार्ट में। 2971 रुपए का भाव है। एक और शेयर थोड़ा रिटेल को शायद उतना पसंद नहीं होगा, थोड़ा सा भाव उसका बड़ा है, वो है ट्रेंट का। ध्वनि, आप जरा चेक कीजिए, ट्रेंट में लगातार हमने धीरे धीरे करके तेजी होते हुए देखी है, और अब ये भाव है करीब 5700 रुपए के आसपास का ट्रेंट का। ट्रेंट को लेकर आपका क्या व्यू है? नई तेजी करनी है या फिर जिसके पास है अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले और वो बने रहे? नहीं, डेफिनेटली इसके अंदर जिनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनको तो बने ही रहना चाहिए, बट फ्रेश एंट्री के लिए भी स्टॉक यहाँ पर है वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पे 5750 की रेट के पास जो बना के रखे हुए थे उनके पास ही फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही इसको भी ब्रेक करता है तो फ्रेश एंट्री के लिए भी स्टॉक काफी अच्छा है। ओवरऑल बुलिश चार्ट स्ट्रक्चर है इसका। इनफैक्ट सबसे नोटिसेबल पॉइंट इसमें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इसकी जो RSI है वो यहाँ पे अभी हमें 60-66 के लेवल के ऊपर जाती हुई दिख रही है, और ADX का मोमेंटम भी ऑन द पॉजिटिव साइड बॉटम से ऊपर क्रॉस करता हुआ दिखता है। ये जो सिग्नल्स होते हैं वो हालांकि यहाँ पे जो मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं उन्हीं के अंदर देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली इसमें जो पोजीशन है वो होल्ड करके रखें, और फ्रेश पोजीशन यहाँ पे है वो 5750 के रेट के ऊपर बनाए। स्टॉप लॉस आपको नीचे मेंटेन करके रखना रहेगा यहाँ पे 5430 का। जैसे यहाँ पे ये लेवल बना रहता है तो मोमेंटम ऑन द हायर साइड 6400 तक कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ट्रेंड को लेकर ये व्यू। और बाजार को अगर आप देखेंगे थोड़ी सी रिकवरी और बढ़ी है, और ये रिकवरी हो रही है बैंकिंग शेयरों के दम पर। ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये दोनों बैंक अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक करीब 0.5% ऊपर है। ICICI बैंक में आपको करीब करीब 1% के आसपास की तेजी दिखेगी। 24,920 के आसपास है निफ्टी, और निफ्टी बैंक में लोअर से करीब करीब 150 अंकों के आसपास की रिकवरी होनी चाहिए। जी हाँ, आज 51,400 का स्तर है, 51,550 के आसपास है निफ्टी बैंक। ICICI बैंक में ध्वनि, आपके हिसाब से कोई ट्रेड बन रहा है क्या? क्योंकि 1200 रुपए के आसपास हम देख रहे हैं कि ये स्टेबल भी है
और थोड़ी सी अपनी बढ़त को मजबूत भी कर रहा है। जी डेफिनेटली स्टेबल मोमेंट इसके अंदर देखने को मिल रहा है, बट वो जो एक कन्विंसिंग फॉलो अप मूव है वो अभी इसके अंदर मिसिंग होता हुआ दिख रहा है। इसके अंदर जो हम बोरिंग कैंडल फॉर्मेशन है, ग्रीन और बेस ग्रीन की जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होने के लिए आज हमें क्लोजिंग तक का इसके अंदर वेट करना पड़ेगा। जैसे ही स्टॉक यहाँ पे ऑन द हायर साइड अपर एंड ऑफ द कैंडल में क्लोज दे रहा है तो उसके बाद फर्दर इसके अंदर कन्विक्शन बनता है कि आप फ्रेश लॉन्ग्स की पोजीशन को बनाए। तो अभी फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच कीजिए, इसको बाय द क्लोजिंग रिविजिट करेंगे और फिर वापस इसके ऊपर डिसीजन करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक को लेकर ये व्यू आप देखिए, करीब करीब 1% आसपास की तेजी है। 1220 रुपए का भाव है आईसीआईसीआई बैंक में, और आज रिकवरी अगर बढ़ती है मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक की, एचडीएफसी बैंक की, तो बाजार में भी हम रौनक देखेंगे। वेटेज के लिहाज से बड़े शेयर हैं निफ्टी बैंक में भी और निफ्टी में भी।